हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रूरल बैंकिंग का मेगा सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, जहां पर हम रूरल बैंकिंग के मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो सेशन है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम जितने भी क्वेश्चंस और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे उनके एग्जाम में आने के चांसेस जो है वो काफी ज्यादा रहने वाले हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस सेशन को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है, और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ भी जरूर शेयर करना है, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। और अगर आपको इसके ई पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर, टेलीग्राम चैनल के ऊपर और ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। तो वहां पर आप विजिट कीजिए, इनका एक्सेस आपको मिल जाएगा और आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो क्वालिटी कंफर्म कर दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, ताकि हम बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट कर सकें। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, क्या ऑडियो वीडियो क्वालिटी ठीक है, क्या हम आज का सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फटाफट से बता दीजिए। ऑल इज क्लियर? स्टार्ट करें? ओके, तो शुरू करते हैं। तो आज के सेशन की जो स्टार्टिंग है वो हम एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी के साथ करेंगे, जो कि रिलेटेड है एमएसएमई के साथ। एमएसएमई का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से काफी क्वेश्चंस आते हैं, केस स्टडीज आते हैं। तो केस स्टडी देखो सबसे पहले। MSME are essential for economic growth, providing jobs, adding dynamism to economy, especially in countries like India। ठीक है, इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर जो एमएसएमई सेक्टर होता है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन करते हैं, जॉब्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इकोनॉमी के अंदर डायनामिज्म भी ऐड करते हैं। दे आर मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिजनेस आर लाइकली जॉब क्रिएशन, बिकॉज दे नीड लेस मनी टू स्टार्ट एंड यूज लोकल रिसोर्सेज एंड स्किल्स। ठीक है, तो देखो जो एमएसएमई सेक्टर है उसके अंदर ना छोटे छोटे बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, क्योंकि इन बिजनेसेस को स्टार्ट करने के लिए कैपिटल की कम जरूरत पड़ती है, और ये साथ के साथ ना बहुत ज्यादा जॉब्स भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। The growth of MSME helps to improve socio-economic condition by creating job opportunities in both cities and rural areas। एक और खासियत है कि जो MSME सेक्टर है ना, वो यहाँ पर सिटीज एरिया, ठीक है, अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज दोनों ही जगह पर जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। इसीलिए अगर हम एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ करते हैं तो इससे हमारी देश की जो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी यहाँ पर इंप्रूव होती है। ठीक है, अब एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि उसे यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रॉपरली मिल सके, ताकि उस क्रेडिट फैसिलिटी की हेल्प से वो ग्रो कर सके, न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सके और प्रोडक्शन फैसिलिटीज में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, अब ये कैसे प्रोवाइड किया जाता है क्रेडिट फैसिलिटीज, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अब आप केस स्टडी को समझ चुके हो, अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखो क्या है। APC Handicrafts in small scale enterprise specializing in handmade decorative items such as pottery, wooden carvings, traditional artwork, with a minimum investment of 50 lakh in plant and machinery, and annual turnover is 3 crore rupees. The business primarily relies on skills of artisans. APC हैंडीक्राफ्ट इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो देखो हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने नोटिफिकेशन के अंदर प्रॉपर डेफिनेशन दी है कि कौन सी इंटरप्राइज माइक्रो इंटरप्राइज होगी, कौन सी स्मॉल होगी और कौन सी इंटरप्राइज मीडियम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक एबीसी हैंडीक्राफ्ट है, ये क्या है, एक स्मॉल स्केल के ऊपर अपना काम करती है, और बेसिकली ये हैंडमेड प्रोडक्ट जो है वो बनाती है, पोट्री, वुडन क्रेविंग्स वगैरह। ठीक है, इसको जो इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर वो 50 लाख रुपीज है, और जो एनुअल टर्नओवर है वो सिर्फ और सिर्फ 3 करोड़ रुपीज है। तो ये कौन सी इंटरप्राइज होगी? फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या लग रहा है आपको, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा माइक्रो इंटरप्राइज, क्योंकि देखो इंडियन गवर्नमेंट की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी इंटरप्राइज जिसकी प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ से कम है, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 5 करोड़ से कम है, तो उसको हम माइक्रो इंटरप्राइज जो है वो कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 लाख है, 1 करोड़ से कम, और जो एनुअल टर्नओवर है वो 3 करोड़ है, 5 करोड़ से कम। तो माइक्रो इंटरप्राइज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Dash business one was on annual turnover is less than 50 crore and was investment in plant and machinery or equipment is less than 10 crores। ठीक है, तो एक ऐसा बिजनेस एक ऐसी इंटरप्राइज जिसकी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 10 करोड़ से कम है, और इसकी जो एनुअल टर्नओवर है वो 50 करोड़ रुपए से कम है, तो इस बिजनेस को हम क्या कहेंगे, इस बिजनेस को हम क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा स्मॉल बिजनेस। क्या है हमारे यहाँ पर? स्मॉल बिजनेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
A medium-sized business is one with a turnover of no more than 250 crores and investment in plant and machinery and equipment of no more than, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर मीडियम साइज बिजनेस की बात करें तो इसकी जो टर्नओवर है ना वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, वो क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है एक इंटरप्राइज को मीडियम साइज बिजनेस बनने के लिए। फटाफट से बता दो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या लग रहा है आपको। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 करोड़ रुपीज। क्या है हमारे यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज, यानी कि मीडियम साइज बिजनेस वो बिजनेस है जिसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 250 करोड़ से कम है और जो प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है वो 50 करोड़ से कम है। क्लियर है। तो जो गवर्नमेंट ने हमारी यहाँ पर डेफिनेशन दी थी 2020 के अंदर, नई डेफिनेशन दी थी, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दो बेसिस के ऊपर हम इंटरप्राइजेस को क्लासिफाई करते हैं कि उन्होंने अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट कितनी की है और उनकी जो एनुअल टर्नओवर है वो कितनी है। तो आई होप आपको ये अच्छे तरीके से यहाँ पर क्लियर जो है वो हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, which Indian legislation enacted to promote, facilitate the growth and development of micro, small, medium enterprises, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि यहाँ पर पास किया गया था बेसिकली माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को प्रमोट करने के लिए, उनकी डेवलपमेंट करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए। तो क्या लग रहा है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो इसको 2006 में यहाँ पर जो है वो पास किया गया था और इसी की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है एमएसएमई सेक्टर जो है वो काम करता है। क्लियर है। तो ये एक हमारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश कंपनीज आर एंगेज इन फंडिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन देयर अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दैट हैव हाई ग्रोथ पोटेंशियल, ठीक है। ऐसी कंपनी जो कि ऐसी स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट करती है जो कि अभी अपनी अर्ली स्टेज में है और उनमें फ्यूचर में ग्रोथ करने का काफी ज्यादा पोटेंशियल है, ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है वेंचर कैपिटल। क्या है हमारे यहाँ पर वेंचर कैपिटल। जैसे एग्जांपल के मैं आपको समझाऊं तो मान के चलो एक XYZ कंपनी है जो कि एक स्मॉल कंपनी है, एक स्मॉल इंटरप्राइजेस, ठीक है। इसने ना अभी अपना काम स्टार्ट ही किया है, इसके पास एक नया आइडिया है, प्रोडक्ट का आइडिया है, मतलब कि ये नया प्रोडक्ट है, अभी तक इसको मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है, ठीक है। और उसने ये आइडिया जो है वो सुनाया एक एबीसी कंपनी को, ठीक है। और एबीसी कंपनी ने जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है। तो ये जो कंपनी है वो क्या है हमारी, एक ऐसी कंपनी जो कि अभी अर्ली स्टेज में है और इसका फ्यूचर में ग्रोथ होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। और ये जो एबीसी कंपनी है ये हमारी वेंचर कैपिटल कंपनी जो है वो कहलाए, ठीक है। तो ये हमारी केस स्टडी रिलेटेड थी एमएसएमई सेक्टर के साथ। आई होप आपको ये केस स्टडी अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनिंग द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर वेरियस क्रॉप्स विद इन द कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम, ठीक है। तो देखो रूरल एरियाज के अंदर जो हमारा कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम होता है ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि रूरल एरियाज के अंदर बैंक जो है वो इतने ज्यादा मतलब डेवलप नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से फार्मर्स को, रूरल कम्युनिटीज को क्रेडिट फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए यहाँ पर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम को बनाया गया। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के अंदर मैक्सिमम फाइनेंस यहाँ पर कितना प्रोवाइड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, वो कौन डिटरमाइन करता है। पहला देखो क्या है, फार्मर एसोसिएशन डिटरमाइन करता है या फिर स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी डिटरमाइन करती है या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी डिटरमाइन करती है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के अंदर मैक्सिमम फाइनेंस कितना प्रोवाइड किया जाएगा डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स के लिए, उसे कौन डिटरमाइन करती है, फार्मर एसोसिएशन, स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी इज द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश गवर्नमेंट इनिशिएटिव इन इंडिया aimed at providing farmer with timely and adequate credit support for their agriculture needs
It helps farmer access affordable credit to meet expenses related to farming activities such as buying seeds, fertilizer, pesticides, paying for labor and other farm related expenses. ठीक है, तो ऐसा कौन सा गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जिसको इसीलिए लेकर आया गया था ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सके एग्रीकल्चर नीड्स के लिए। जैसे आपको पता है, देखो खेती करनी है तो वहां पर कुछ खर्चे होते हैं, बीज खरीदना है आपको, लेबर को पे करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इस इनिशिएटिव के जरिए इन एक्सपेंसेस को फुलफिल करने के लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है फार्मर को। तो वो स्कीम कौन सी है? पहला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान विकास पत्र या फिर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहां पर बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। देखो, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर बेसिकली फार्मर्स को एक क्रेडिट कार्ड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, और ये नॉर्मल क्रेडिट कार्ड के जैसे ही ऑपरेट करता है। जैसे अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड हो तो आप क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करते हो? आप पहले अपने जितने भी बिल्स हैं उसको पे कर देते हो, ठीक है। फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, जैसे 1 मंथ के बाद, जितना भी आपका बिल आया होता है वो आप बैंक को पे कर देते हो। सेम चीज यहाँ पर किसानों के साथ है। किसानों को यहाँ पर क्रेडिट कार्ड दिया जाता है, उसकी एक लिमिट जो है वो पहले से डिटरमाइन की जाती है कि मैक्सिमम कितना यहाँ पर इसमें विड्रॉ करवा सकते हैं। किसान को जब भी जरूरत पड़ती है तो इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके पेमेंट कर देता है, और लास्ट में जो बिल बनता है वो यहाँ पर बैंक को जो है वो पे कर देता है। ठीक है, अब बाकी की ये जो दो स्कीम है, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये जो स्कीम है वो एक इंश्योरेंस स्कीम है। जैसे आपको पता है कि इंडिया के अंदर जो हमारी एग्रीकल्चर, वो क्या है, नेचर पे डिपेंडेंट है। मतलब कि बारिश हुई तो फसल अच्छी होगी, अदरवाइज नहीं होगी। कई बार क्या आता है, फ्लड आ जाता है, सारा फसल जो है वो खराब हो जाता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है ना। तो इस चीज को देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने इस इंश्योरेंस स्कीम को लॉन्च किया था। इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट फसलों के लिए इंश्योरेंस जो है वो प्रोवाइड की जाती है किसान को। किसान विकास पत्र एक सेविंग स्कीम है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड पड़े हैं तो आप यहाँ पर क्या है, सेविंग कर सकते हो, यानी कि फिक्स टाइम के लिए पैसा डिपॉजिट करवा के रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। तो हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? पहला, in 1998-99 NABARD formulated a model KCC scheme and issued guidelines for uniform adoption by banks। ठीक है, तो पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम थी इसको किसने बनाया था, फॉर्मुलेट किया था? नाबार्ड ने किया था। ठीक है, कब किया था? 1998-99 के अंदर। ठीक है, और इसने सभी बैंकों को बोला था कि आपको यूनिफॉर्म तरीके से इन्हें जो है अडॉप्ट करना है, यानी कि नाबार्ड की जो गाइडेंस है उनके अकॉर्डिंग इनको अडॉप्ट करना है, और किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम जो है वो ऑफर करनी है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। फार्मर रिसीव क्रेडिट कार्ड बेस्ड ऑन देयर होल्डिंग टू परचेज एग्रीकल्चर इनपुट्स और ड्रॉ कैश फॉर क्रॉप प्रोडक्शन नीड। ठीक है, देखो फार्मर्स को जो क्रेडिट कार्ड दिया जाता है उनकी जो लिमिट होती है वो डिटरमाइन की जाती है कि किसान के पास कितनी जमीन है, उसे कितना यहाँ पर एग्रीकल्चर इनपुट जो है वो खरीदना पड़ता है, और उसकी क्रॉप प्रोडक्शन नीड जो है वो कितनी है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। द केसेस स्कीम इनेबल फार्मर टू ड्रॉ मनी एज व्हेन दे रिक्वायर फंड एंड मेक पेमेंट्स। तो केसेस स्कीम के अंदर जो किसान है उसको जब भी फंड्स की जरूरत पड़ती है तो वो यहाँ पर फंड्स को विड्रॉ करवा सकता है, फिर उससे अपनी पेमेंट जो है वो कर सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि ये सभी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द केसीसी स्कीम। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर प्राइमरी पर्पस की बात करूं तो प्राइमरी पर्पस का मतलब यहाँ पर क्या है कि मेन क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो किसान को प्रोवाइड करनी है, यानी कि क्रेडिट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना है, ताकि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसको यहाँ पर पूरा जो है वो कर पाए किसान। ठीक है, इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए जो है इसके अंदर लोन जो है वो दिया जाता है। जैसे ही पहला देखो क्या है, शॉर्ट टर्म क्रेडिट कल्टीवेशन। ठीक है, देखो जो किसान है उसको खेती करने के लिए ना शॉर्ट टर्म के लिए कुछ चीजें चाहिए होती है, जैसे बीज खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म के लिए पैसा चाहिए, फर्टिलाइजर के लिए, पेस्टिसाइड के लिए। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसके अंदर शॉर्ट टर्म क्रेडिट जो है वो कल्टीवेशन के लिए प्रोवाइड जो है वो किया जाता है, खेती के लिए प्रोवाइड जो है किया जाता है। उसके बाद देखो पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस। कई बार क्या होता है कि जो किसान है, मतलब जब फसल की कटाई हो जाती है उसके बाद भी उसे यहाँ पर कुछ खर्च करने पड़ते हैं, जैसे कि स्टोरेज के ऊपर खर्च करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर करना पड़ता है, इनिशियल प्रोसेसिंग के ऊपर करना पड़ता है। तो इसके लिए भी फंड प्रोवाइड करना यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन। ठीक है, तो देखो
अब किसान अपने फसल को बेचेगा तभी तो उससे पैसा मिलेगा। तो किसान को अपने फसलों की मार्केटिंग करने के लिए भी फंड्स जो है वो प्रोवाइड करता है किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। इसके अलावा फार्मर हाउस होल्ड कंजम्पशन, अब देखो जो फसलें हैं वो कुछ टाइम पीरियड के बाद जो है वो बन के तैयार होती है, जैसे कि 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो मान के चलिए कि अगर आज फसल बीजे तो 6 महीने के बाद वो तैयार होगी, उसके बाद किसान के पास पैसा आएगा। तो ये जो बीच का टाइम पीरियड है, ये जो बीच का टाइम पीरियड है, इसके लिए जो कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, यानी अब किसान ने खाना भी तो खाना, अपनी फैमिली को खाना खिलाना है, तो कंजम्पशन के लिए भी यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो ये सारे ही हमारे प्राइमरी पर्पस होते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के। तो करेक्ट आंसर में क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर जो है रहेगा, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिजिबल फॉर किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, यानी कि कौन से फार्मर्स हैं, किसान हैं जो कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम है उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर क्या है, ठीक है। तो पहला देखो क्या है, इंडिविजुअल ज्वाइंट बॉर्बर्स, ठीक है। तो अगर कोई मान के चलो इंडिविजुअल फार्मर है जो अकेले खेती करता है, या फिर ज्वाइंट बॉर्बर जैसे कि एक फैमिली मिलकर यहाँ पर जो है खेती करती है, या फिर मान के चलो दो लोग जो है वो मिलकर खेती कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं, चाहे वो अकेले कर रहे हैं चाहे ज्वाइंटली कर रहे हैं। उसके बाद है टेनेंट फार्म, अगर कोई पर्सन है जिसके पास खुद की जमीन नहीं है बल्कि वो जमीन क्या कर रहा है, दूसरों से रेंट पे लेकर खेती कर रहा है, तो वो भी यहाँ पर एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। उसके बाद है ओरली, अगर मान के चलो कोई इंडिविजुअल है, उसने लैंड को लीज पे लिया है और उसने कोई रिटर्न एग्रीमेंट भी नहीं किया, बस मुंह जुबानी यहाँ पर हो गया, उसने बोला कि मुझे 5 साल के आपकी जमीन चाहिए लीज पे और मैं आपकी पेमेंट यहाँ पर कर दूंगा, तो ऐसी लीज के केस में क्या ये एलिजिबल होगा, आपके हिसाब से लग रहा है एलिजिबल होगा? तो ये एलिजिबल होगा, ये एलिजिबल होगा। उसके बाद है शेयर क्रॉपर्स, शेयर क्रॉपर्स क्या होते हैं, ये ऐसे किसान होते हैं जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती है बल्कि किसी दूसरे की जमीन लेते हैं, और वो क्या करते हैं, शेयर बेसिस पे खेती करते हैं, यानी कि वो क्या करेंगे, खेती करेंगे, जो भी फसल उगेगी आधा हिस्सा खुद रख लेंगे, आधा हिस्सा लैंड ओनर को जो है वो दे देंगे। तो ये सारे के सारे ही किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के अंदर एलिजिबल होते हैं, यानी कि वो इसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज द शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट फॉर फार्मर्स अदर देन मार्जिनल फार्मर डिटरमाइंड फॉर द फर्स्ट ईयर कैलकुलेशन, व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट की, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट का मतलब कि शॉर्ट टर्म के लिए कितना मैक्सिमम लोन यहाँ पर दिया जाएगा, और ये जो लिमिट हम डिटरमाइन करेंगे वो अदर देन मार्जिनल फार्मर, मार्जिनल फार्मर तो बहुत छोटे लेवल पे खेती करते हैं, उनके पास बहुत कम जमीन होती है, तो मार्जिनल फार्मर के अलावा जो फार्मर्स होते हैं उनकी यहाँ पर शॉर्ट टर्म क्रेडिट लिमिट कैसे यहाँ पर डिटरमाइन होती है वो हम यहाँ पर डिस्कस जो है वो करेंगे, ठीक है। और ये जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर की है, यानी कि फर्स्ट ईयर यहाँ पर कैसे जो है लिमिट डिसाइड होगी, कौन कौन से कंपोनेंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहली चीज है, द स्केल ऑफ फाइनेंस फॉर द क्रॉप डिटरमाइंड बाय द डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी मल्टीप्लाइड बाय द एक्सटेंट ऑफ एरिया कल्टिवेटेड, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी है वो डिटरमाइन करेगी कि मैक्सिमम फाइनेंस यहाँ पर वेरियस क्रॉप लोन के लिए कितना यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखो मान के चलो यहाँ पर टेक्निकल कमेटी ने कहा कि 1 हेक्टेयर के लिए मैक्सिमम यहाँ पर 10,000 रुपये दिया जाएगा, 10,000 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, स्केल ऑफ फाइनेंस डिटरमाइन करना है, कैसे होगा, तो जो यहाँ पर फिक्स किया 1 हेक्टेयर के लिए उसको मल्टीप्लाई कर देना है जितनी जमीन है, जैसे अगर 10 हेक्टेयर जमीन है तो 1 लाख रुपए यहाँ पर क्या हो गया हमारा डिटरमाइन जो है वो हो गया, ओके। उसके बाद देखो क्या है, 10% ऑफ द लिमिट एलोकेटेड टुवर्ड पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो देखो जो 10% है, यानी कि जो आपने यहाँ पर लिमिट डिटरमाइन किया, इसका जो 10% है वो आपको और यहाँ पर देना पड़ेगा, किसके लिए, पोस्ट हार्वेस्ट हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट के लिए, इसके बाद में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, यानी कि 10% और मिलेगा, इसका 10% कितना होगा, 10,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद क्या है, 20% ऑफ द लिमिट एलोकेटेड टुवर्ड्स रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस फार्म एसेट, तो अगर आप फार्म एसेट्स को यूज करते हो वो कभी खराब हो जाता है तो रिपेयर मेंटेनेंस के लिए पैसा चाहिए, तो जो भी लिमिट आपने डिटरमाइन किया उसका 20%, यानी कि 1 लाख का 20% और यहाँ पर जो है वो दे दिया जाएगा। लास्ट में अगर आपने कोई क्रॉप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाई हुई है, उसके लिए आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हो तो वो भी आपको मिल जाएगा, जैसे ये मान के चलो वो कितना है, 5,000 रुपए है, तो आप अगर आप टोटल क्रेडिट लिमिट डिटरमाइन करो 1,30,000, मतलब कि 1,35,000 रुपए क्रेडिट लिमिट जो है वो डिटरमाइन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पहले साल में जो है क्रेडिट लिमिट को डिटरमाइन जो है वो कर सकते हो। तो जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग एक केस स्टडी यहाँ पर करते हैं, तो केस स्टडी क्या है, लेट्स कंसीडर फार्मर हु कल्टिवेट्स wheat on 10 hectares of land. The district level technical committee has determined the scale of finance for wheat to be 15,000 per hectare, ठीक है।
तो देखो अगर हम यहाँ पर बात करें फार्मर की, तो वो क्या है, 10 हेक्टेयर उसके पास जमीन है, और पर हेक्टेयर के लिए जो फाइनेंस यहाँ पर डिसाइड किया गया है वो कितना है, 15,000 रुपीज, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए कितना फाइनेंस मिलेगा, 15,000 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर जो पोस्ट हार्वेस्ट है वो 10% है, 20% है, और जो इंश्योरेंस है वो 5,000 है। अब इसके बेस पर आपको डिटरमाइन करना है कि पहली क्रेडिट लिमिट यहाँ पर कितनी होगी। पहले आपको स्केल ऑफ फाइनेंस के लिए क्या करना है, जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसको हेक्टेयर जितने भी जमीन है उसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये हो गया हमारा 1,50,000 रुपए। उसके बाद क्या है, इसका 10% हमें एलोकेट करना है किसके लिए, हमारी जो हाउस होल्ड कंजम्पशन रिक्वायरमेंट है, पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज है, यानी कि हमारा यहाँ पर टोटल 15,000 रुपए ये हमें ऐड करना है। उसके बाद 20% यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर 20% यानी कि 30,000 रुपीज हमें ऐड करना है रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए। और लास्ट में 5,000 रुपए हमें और यहाँ पर जो है वो ऐड कर देना है इंश्योरेंस के लिए। अगर आप इसका यहाँ पर टोटल निकालो तो टोटल हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, टोटल 2 लाख रुपीज जो है वो हो जाएगा, 2 लाख रुपीज जो है वो हो जाएगा। तो 2 लाख रुपीज हमारा फर्स्ट ईयर का जो है वो क्रेडिट लिमिट है, यानी कि 2 लाख से ज्यादा ये किसान विड्रॉ नहीं करवा सकता। ठीक है, तो आई होप आपको ये केस स्टडी, इजी सी केस स्टडी से ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी, पर इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आई होप ये अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ इज द क्रेडिट लिमिट फॉर द सेकंड एंड सब्सिक्वेंट ईयर डिटरमाइंड अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम फॉर फार्मर्स अदर देन मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने बात की फर्स्ट ईयर की क्रेडिट लिमिट कैसे यहाँ पे डिटरमाइन करनी है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट ईयर के बाद जो दूसरा साल है, तीसरा साल है, चौथा साल है, उसकी क्रेडिट लिमिट यहाँ पर कैसे डिटरमाइन की जाएगी। तो पहला देखो, फर्स्ट ईयर लिमिट प्लस 5% टुवर्ड्स कॉस्ट एक्सक्लेशन फॉर एवरी सक्सेसिव ईयर, यानी कि जो आपकी फर्स्ट ईयर की लिमिट है उसमें 5% आपका ऐड कर दिया जाएगा कॉस्ट एक्सक्लेशन की वजह से, महंगाई जो इन्फ्लेशन है उसकी वजह से। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट ईयर लिमिट 10% या फिर 15% या फिर 20%। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि आपकी जो फर्स्ट ईयर की लिमिट थी, जैसे अगर आपकी फर्स्ट ईयर की लिमिट कितनी थी, 2 लाख रुपए, उसका 10% यानी कि 20,000 रुपए आपको ऐड कर देने हैं, और ये आपकी सेकेंड ईयर की जो है वो बन जाएगी। ऐसे ही थर्ड ईयर करना है, जो आपकी यहाँ पर लिमिट है उसमें 10% और यहाँ पर ऐड कर देना है, यानी कि 2,20,000 के अंदर 22,000 रुपए यहाँ पर ऐड जो है वो कर देना है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो समय के साथ महंगाई बढ़ती जाती है। अगर पहले मान के चलो जो बीज था वो 100 रुपए किलो होता था, अब वो कितना हो गया है, वो हो सकता है 120 रुपए हो गया होगा, 130 रुपए हो गया। महंगाई की बढ़ने की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, तो उस चीज को देखते हुए 10% यहाँ पर इंक्रीज जो है वो कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टर्म लोन फॉर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स लैंड डेवलपमेंट, माइनर इरिगेशन, परचेज ऑफ फार्म इक्विपमेंट, अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, द बैंक में फिक्स द क्वांटम ऑफ क्रेडिट बेस्ड ऑन। ठीक है, तो यहाँ तक हमने शॉर्ट टर्म क्रेडिट की बात करी जो एग्रीकल्चर के लिए दिया जाता है। अब पूछ रहे हैं जो टर्म लोन का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। लॉन्ग टर्म लोन बेसिकली इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। जैसे अगर कोई किसान जो है लैंड डेवलपमेंट करना चाहता है, माइनर इरिगेशन करना चाहता है, किसी फार्म इक्विपमेंट को खरीदना चाहता है, तो उसके लिए वो टर्म लोन जो है वो बैंक से ले सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि बैंक यहाँ पर मैक्सिमम कितना क्रेडिट यहाँ पर प्रोवाइड करे, इसे कैसे डिटरमाइन करते हैं। यानी कि अगर कोई किसान आया है बैंक के पास तो टर्म लोन लेने के लिए, तो उसको मैक्सिमम कितना टर्म लोन दिया जाए, वो किस चीज के ऊपर बेस होता है। पहला, द मार्केट प्राइस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो मार्केट प्राइस है और उससे जो प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर बेस है। या फिर द हिस्टोरिकल क्रॉप यील्ड एंड नंबर ऑफ सीजन फ्रेम्ड एनुअली, यानी कि हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो क्रॉप से कितना पैसा यहाँ पर कमाया है किसान ने और कितने सीजन उसने काम जो है वो किया है। द लेवल ऑफ मैकेनिज्म एंड टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम यूज, मतलब किस तरह का मैकेनिज्म वो यूज कर रहा है और इरिगेशन सिस्टम किस तरह का है। या फिर यूनिट कॉस्ट ऑफ एसेट प्रपोज टू बी एक्वायर्ड बाय द फार्मर एंड द अलाइड एक्टिविटीज ऑलरेडी यूजिंग अंडरटेकन ऑन द फॉर्म। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। यानी कि अगर यहाँ पर मान के चलो किसान कोई एसेट परचेज करना चाह रहा है, तो उसकी जो यूनिट कॉस्ट है और जो एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है उसको, उसके बेस पर जो है मैक्सिमम क्वांटम फिक्स किया जाएगा। जैसे अगर कोई किसान यहाँ पर एक मशीन खरीदना चाहता है, उसकी जो यूनिट कॉस्ट है वो कितनी यहाँ पर 5 लाख रुपए है, और जो एलाइड एक्टिविटीज पे खर्च आ रहा है जो पहले से ही वो कर रहा है वो 1 लाख रुपए है। तो मैक्सिमम लोगों से कितना मिल जाएगा, यहाँ पर 6 लाख रुपए जो है वो मिल जाएगा। तो इन दो चीजों के बेस पर क्रेडिट जो है वो फिक्स किया जाता है। क्लियर है आपको यहाँ तक, क्लियर है आपको, एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो।
और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि अगर आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन सिस्टमैटिक वे में करना चाहते हो तो हमारे पास रूरल बैंकिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ये पीडीएफ नोट से प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2024। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फ्लेक्सिबल केसीसी लिमिट फॉर मार्जिनल फार्मर रेंजेस फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द फैक्टर्स सच एज लैंड होल्डिंग, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, पोस्ट हार्वेस्ट नीड, वेयर हाउस स्टोरेज रिक्वायरमेंट एंड अदर फार्म रिलेटेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अभी तक हमने जो क्रेडिट लिमिट की बात की वो किसकी की थी, अदर देन मार्जिनल फार्म। अब मार्जिनल फार्मर की क्रेडिट लिमिट यहाँ पर कैसे डिटरमाइन की जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा है कि जो मार्जिनल फार्मर है उन्होंने कितनी यहाँ पर लैंड होल्डिंग है उनके पास, और वो किस तरह की क्रॉप उगा रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट नीड्स उनकी कितनी है, वेयर हाउस स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितनी है, अदर फार्म रिलेटेड एक्सपेंसेस कितनी है, उसके बेसिस पे उनके क्रेडिट लिमिट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, अब देखो जो मार्जिनल फार्मर है उसके लिए एक फ्लेक्सिबल जो लिमिट डिसाइड की गई है वो है 10,000 से 50,000, यानी कि मैक्स कम से कम उसे कितना मिलेगा 10,000 पे, और मैक्सिमम कितना मिलेगा 50,000 पे। तो इसके बीच में उसकी क्रेडिट लिमिट जो है वो डिटरमाइन की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग वैलिडिटी एंड रिन्यूअल ऑफ किसान क्रेडिट स्कीम। तो अगर हम वैलिडिटी और रिन्यूअल की यहाँ पर बात करें तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। द किसान क्रेडिट कार्ड इज इनिशियली वैलिड फॉर 5 years बट इज सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू। ठीक है, तो जो किसान क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है वो 5 सालों के लिए इशू किया जाता है, यानी कि उस किसान क्रेडिट कार्ड को 5 सालों के लिए यूज कर सकते हो। हालांकि हर साल उसको रिव्यू जो है वो किया जाता है। रिव्यू के अंदर बैंक असेस करता है कि बॉर्बर की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया है, उसका जो एरिया है खेती का वो इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं हुआ है। ठीक है, और इस असेसमेंट के बेस पर वो डिसाइड करता है कि जो लिमिट यहाँ पर हमने किसान को दी हुई है उसे हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, या फिर हमें लिमिट को इंक्रीज करना चाहिए, या फिर हमें विड्रॉन करवा लेना चाहिए, उसके बेस पर डिसाइड करता है। तो ये सभी स्टेटमेंट हमारी क्या है, करेक्ट है। ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की वैलिडिटी कितनी होती है तो 5 years। ठीक है, और एनुअली उसको रिव्यू जो है वो किया था, रिव्यू करके उसकी जो लिमिट वगैरह है उसको दोबारा से डिटरमाइन जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, डैश एक्सटेंड कैश क्रेडिट लिमिट टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इन द शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर फॉर रीफाइनेंसिंग डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड डायरेक्ट लैंडिंग टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो देखो हमारा जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर है इसके तीन तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्या है, तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है, पहला कंपोनेंट है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, दूसरा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, तीसरा है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, देखो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स होती है वो स्टेट लेवल के ऊपर काम करती है। इसका मेन काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाना और उनको फाइनेंस प्रोवाइड करना ताकि वो आगे जो है लोन जो है वो प्रोवाइड कर सके। ठीक है, उसके बाद देखो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं वो बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो काम करती है। और इसका मेन फंडा यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कमेटी होती है उसको स्टेट जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है उससे जो फंडिंग मिली होती है वो आगे ट्रांसफर कर देता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, जो कि आगे उसे एक्चुअली में फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को जो है वो प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है और जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है ये डायरेक्टली फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को फंडिंग नहीं प्रोवाइड करती, बल्कि ये क्या करती है, फंडिंग जो है यहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को प्रोवाइड करती है, और वो आगे चलकर जो है किसान और रूरल कम्युनिटीज को जो है वो फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्लियर है। अब ये जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर इसके पास पैसा कहां से आता है,
तो इसे कैश क्रेडिट लिमिट के जरिए पैसा प्रोवाइड करता है हमारा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो है वो रहे, क्या रहेगा? ऑप्शन डी इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखो होता क्या है, जो नाबार्ड है वो कैश क्रेडिट लिमिट के जरिए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स को फंडिंग प्रोवाइड करता है। फिर आगे ये जो फंडिंग इससे मिलती है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को, वो आगे फंडिंग ट्रांसफर कर देता है किसे? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, और वो आगे ट्रांसफर कर देता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, और वो आगे चलकर यहाँ पर फार्मर्स को पैसा जो है वो दे देता है। क्लियर है आपको? तो ऑप्शन डी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ डज नाबार्ड प्रोवाइड सपोर्ट टू कोऑपरेटिव बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। जो नाबार्ड है वो कैसे यहाँ पर सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करता है कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को? पहला देखो क्या है, डायरेक्ट करंट देता है यानी डायरेक्टली लोन्स वगैरह प्रोवाइड कर देता है, या फिर रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करता है, या फिर एग्रीकल्चर सब्सिडीज प्रोवाइड करता है, या फिर लोन गारंटीज। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए कि आपको इसका करेक्ट आंसर क्या लग रहा है। जो नाबार्ड है वो कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को कैसे यहाँ पर जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है? डायरेक्ट ग्रांट्स के जरिए, रिफाइनेंस सपोर्ट, या फिर एग्रीकल्चर सब्सिडीज, या फिर लोन गारंटीज। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, रीफाइनेंस सपोर्ट इज अ करेक्ट आंसर। अभी रीफाइनेंस क्या है इसको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो मान के चलो एक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, उसके पास टोटल यहाँ पर कितने थे? 10 करोड़ रुपए थे। उसमें से उसने क्या किया, 9 करोड़ रुपए जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को दे दिया, ताकि वो आगे चलकर प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को दे और वो फार्मर्स को जो लोन प्रोवाइड कर सके। अब इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ रुपए ही यहाँ पर बचा है, यानी कि बहुत कम पैसा बचा है। तो नाबार्ड यहाँ पर क्या करता है? नाबार्ड यहाँ पर क्या करता है, इसने जो भी फंडिंग प्रोवाइड की है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, वो उसको वापस कर देता है। जैसे कि 9 करोड़ की है, तो 9 करोड़ यहाँ पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को नाबार्ड जो है वो प्रोवाइड कर देगा, रीफाइनेंस कर देगा, ताकि इसके पास फिर से यहाँ पर 10 करोड़ रुपए हो और फिर से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को फंडिंग जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो रीफाइनेंस के जरिए यहाँ पर जो है फंडिंग प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द रीफाइनेंस टू रीजनल रूरल बैंक। तो इसमें से देखो, जैसे मैंने बताया कि कोऑपरेटिव बैंक को भी नाबार्ड यहाँ पर रीफाइनेंस प्रोवाइड करता है और रीजनल रूरल बैंक को भी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? Regional rural bank receive concessional cash credit limit from the NABARD subject to compliance with regulatory norms and specified CRA। ठीक है। तो रीजनल रूरल बैंक को भी यहाँ पर कैश क्रेडिट लिमिट जो है वो नाबार्ड से मिलती है। हालांकि रीजनल रूरल बैंक को जो नाबार्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके साथ कंप्लाइंस करना यहाँ पर जरूरी होता है। ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या बिल्कुल करेक्ट है। बैंक्स अवेलिंग रीफाइनेंस मस्ट कंप्लाई विद द क्रॉप लोन सिस्टम एंड किसान क्रेडिट नॉर्म्स। ठीक है। तो देखो, अगर रीजनल बैंक को रीफाइनेंस मिल रहा है तो उसको क्रॉप लोन सिस्टम के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, किसान क्रेडिट कार्ड के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके साथ कंप्लाई करना जो है वो जरूरी होता है। उसके बाद देखो, बैंक्स ऑब्टेनिंग रीफाइनेंस मस्ट बी इंश्योर एडिक्वेट क्रेडिट फ्लो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर इन अकॉर्डिंग विद द नाबार्ड गाइडलाइन। ठीक है। तो अगर मान के चलो यहाँ पर रीजनल रूरल बैंक को क्या मिला, फंडिंग मिली, रीफाइनेंस मिला, तो रीजनल रूरल बैंक के लिए जरूरी है, कंपल्सरी है कि वो एडिक्वेट क्रेडिट जो है वो प्रोवाइड करे स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को। ऐसा ना हो कि उसको रीफाइनेंस मिल गया पर उसने पैसा किसी और को दे दिया, किसी इंडस्ट्री को यहाँ पर लोन जो है वो दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी सभी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो हमने यहाँ पर बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर और अलियार्ड एक्टिविटीज उसकी फाइनेंसिंग के बारे में हमने क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए। अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी जो है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि रिलेटेड है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के साथ। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडिया के अंदर कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम के अंदर। तो इस केस स्टडी को हम देखेंगे और इस केस स्टडी के बेस पर आपको क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करने हैं। ठीक है। तो केस स्टडी पहले देख लो अच्छे तरीके से। The short-term credit cooperative credit structure is an essential component of India's cooperative credit system designed to provide short-term financial support primarily for agriculture and rural development। ठीक है। देखो, शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर क्या है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है इंडिया के कोऑपरेटिव क्रेडिट सिस्टम का, जिसे डिजाइन किया गया है इसलिए ताकि वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर सके एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। जनरली अगर हम शॉर्ट टर्म क्रेडिट स्ट्रक्चर, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की बात करें तो ये 3 टाइप्स का स्ट्रक्चर होता है, यानी कि 3 लेवल्स के ऊपर यहाँ पर जो है वो काम करती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर 3 टायर स्ट्रक्चर की, तो इसके अंदर सबसे टॉप पे आती है हमारी स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो हमारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो सेकंड लेवल पे आती है, और तीसरे पे हमारी जो सोसाइटी है
प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी है, बैक्स है, वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, पर कई बार क्या होता है हमारे यहाँ पर कि स्मॉल स्टेट होती है। स्मॉल स्टेट का यहाँ पर मतलब क्या है कि जैसे कोई यूनियन टेरिटरी है छोटी सी, या फिर बहुत छोटा यहाँ पर राज्य है, तो वहां पर ये जो स्ट्रक्चर होता है वो दो टायर होता है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक होती है वो होती है, और सीधी हमारी एक होती है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी बैक्स होती है। यानी कि बीच में जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो इन्वॉल्व नहीं होता है। पर नॉर्मली अगर हम देखें ज्यादातर स्टेट्स के अंदर थ्री टायर स्ट्रक्चर है, स्टेट लेवल कोऑपरेटिव बैंक, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, उसके बाद हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के जो है वो आंसर करना है। तो क्वेश्चन देखो क्या है, डैश ऑपरेट एट द स्टेट लेवल एक्ट एज अ सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी विद इन द शॉर्ट टर्म cooperative credit structure. They are responsible for providing financial resources to district, central, cooperative banks and primary agriculture credit society, facilitating the distribution of credit to rural communities. ठीक है, तो ऐसे कौन सी यहाँ पर ऐसा कौन सा कंपोनेंट है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का, जो कि सेंट्रल फाइनेंसिंग एजेंसी होती है, जो कि मेनली यहाँ पर फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो बैंक है, ये जो बैंक है ये यहाँ पर फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करती है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, या फिर डायरेक्टली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को, ताकि वो आगे चलकर क्रेडिट फैसिलिटी जो है रूरल कम्युनिटीज को प्रोवाइड जो है वो कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक इज अ करेक्ट आंसर। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको डिटेल में जो है वो समझा दिया था। तो अगर तो देखो थ्री टायर स्ट्रक्चर है, तो शॉर्ट टर्म जो हमारा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, फिर ये फाइनेंस प्रोवाइड करेगा हमारा जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, और ये आगे चलकर फार्मर्स को फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। अगर टू टायर स्ट्रक्चर है तो उसके ऊपर उसके अंदर हमारी सिर्फ यहाँ पे जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है वो सीधा ही फाइनेंस किसको प्रोवाइड करेगी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी को। तो ऑप्शन बी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स इज एन अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक्स वर एस्टैब्लिश्ड एट द प्रोविजनल लेवल टू कोऑर्डिनेट district central cooperative banks and connect cooperative organizations with the general money market and reserve bank of India. It is originated on the recommendation of that. ठीक है, तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के बारे में ऑलरेडी आप समझ चुके। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम करती है। साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस है उनको जनरल मनी मार्केट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट करने का भी जो है वो काम करती है, ताकि उनको फंडिंग मिल सके। तो ये जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक था इसको किसके रिकमेंडेशन के ऊपर बनाया गया था? पहला मैकलेगन कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फटाफट से यहाँ पर बता दें कि जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स है उसको किस कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बनाया गया था? फटाफट से बता, क्या लग रहा है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मैकलेगन कमेटी, रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर नन ऑफ द अबव? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मैकलेगन कमेटी इज अ करेक्ट आंसर। मैकलेगन कमेटी हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ऑपरेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल विद इन शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर, व्हाट फंक्शन डू डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक सर्व? ठीक है, तो देखो जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो है वो ऑपरेट करता है। बेसिकली यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसका शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर क्या काम होता है, वो कौन सा फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म करता है? पहला देखो, दे ऑपरेट एज इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर फार्मर्स, ये फार्मर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। या फिर दे सर्व एज इंटरमीडियरी बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड सेल्स, या फिर दे रेगुलेट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। जो हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसका फंक्शन क्या होता है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर? फटाफट से बता दीजिए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दे सर्व एज इंटरमीडियरी बिटवीन स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एंड प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ओके, कैसे करता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक फाइनेंस प्रोवाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, फिर आगे वो फाइनेंस किसे प्रोवाइड कर देगा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटरमीडियरी की तरीके से काम जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच एंटिटी प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड वेरियस बैंकिंग सर्विसेज डायरेक्टली टू फार्मर्स एंड रूरल कम्युनिटीज इन शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर? ठीक है,
तो कौन सी ऐसी एंटिटी है जो कि डायरेक्टली फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस और बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर? पहला, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक या फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ जब हमने डिस्कस किया था इन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि कौन सी ऐसी कंपोनेंट है, एंटिटी है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर का, जो कि यहाँ पर डायरेक्टली फाइनेंस और प्रोवाइड करती है फार्मर्स और रूरल कम्युनिटीज को। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश अमर्ज ड्यू टू प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेशन इन डिवर्सिफिकेशन एंड रीचिंग वीकर सेक्शन एंड प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज। ठीक है, तो देखो जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी थी उसकी कुछ यहाँ पर लिमिटेशन थी, जैसे कि डिवर्सिफिकेशन बहुत कम था, वो वीकर सेक्शन को बेनिफिट जो है वो पहुंचा नहीं पाए थे, जिसको देखते हुए एक न्यू एंटिटी को यहाँ पर स्टैब्लिश जो है वो किया गया था, जिसको 1973 के ऊपर नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो बनाया गया था। और इसका काम क्या था कि फार्मर्स की जितने भी क्रेडिट और नॉन क्रेडिट नीड्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो फुलफिल करना, यानी कि क्रेडिट सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना। इसका एम था कि रूरल पावर स्ट्रक्चर को इस तरीके से अल्टर किया जा सके कि यहाँ पर वीकर सेक्शन को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर बेनिफिट मिले। साथ के साथ इस एंटिटी ने क्या किया, कमर्शियल बैंकिंग प्रिंसिपल को यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया ताकि और बेहतर तरीके से क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जा सके। ये यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्रेडिट सर्विसेज, टेक्निकल गाइडेंस जो है स्मॉल फार्मर्स को प्रोवाइड करते हैं, साथ के साथ इंटीग्रेटेड फार्म एक्टिविटीज को भी ये प्रमोट जो है वो करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको क्या होगा, फटाफट से यहाँ पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ग्रामीण बैंक, रूरल डेवलपमेंट एजेंसी, फार्म सर्विस सोसाइटी या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। ग्रामीण बैंक, रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज, फार्मर सर्विस सोसाइटीज या फिर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सेंटर। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर भी जरूर यहाँ पर कर देना। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फार्मर सर्विस सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। फार्मर सर्विस सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैव बीन सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्टडी टीम कमिटी ऑन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज under the chairmanship of Shri Baba in 1971. What is the primary purpose of large size आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी? ठीक है, तो देखो जो लार्ज साइज आदिवासी मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी थी इसको 1971 के अंदर कमिटी ऑन कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर इन ट्राइबल एरियाज की रिकमेंडेशन के ऊपर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। और इस कमेटी के जो चेयरमैन थे वो कौन थे, श्री बाबा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसका प्राइमरी पर्पस यहाँ पर क्या था। पहला ऑप्शन क्या रहा है, टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन अर्बन एरिया, अर्बन एरियाज के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, या फिर टू सपोर्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को सपोर्ट करना, या फिर टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड एंड एक्सपोर्ट एक्टिविटीज, टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विस इन द हिल एंड ट्राइबल एरियाज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू प्रोवाइड ऑल टाइप्स ऑफ क्रेडिट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इन हिल एंड ट्राइबल एरियाज। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि देखो हिली एंड ट्राइबल एरियाज के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज की कमी होती है, तो उसके लिए इसको जो है वो बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश फेडरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड टू फैसिलिटेट द ऑपरेशंस ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन जनरल एंड डेवलपमेंट ऑफ cooperative credit in particular. The federation strives to provide a common forum to the member of banks to examine the problem of cooperative credit, banking and allied matters and evolve suitable strategy to deal with them. ठीक है, तो एक ऐसी फेडरेशन जिसको इसलिए स्टैब्लिश किया गया था ताकि वो स्टेट और जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है उसको सपोर्ट कर सके, उसकी जो ऑपरेशंस है उनको प्रमोट कर सके, फैसिलिटेट कर सके, ताकि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। इस फेडरेशन का काम है
कि एक ऐसा कॉमन फोरम जो है वो प्रोवाइड किया जाए मेंबर बैंक को, जहां पर ये मेंबर बैंक बैठ के डिस्कस कर सके कि जो कोऑपरेटिव क्रेडिट है, ठीक है, कोऑपरेटिव क्रेडिट है, बैंकिंग है, एलाइड मैटर्स है, उसके अंदर कौन कौन से यहाँ पर प्रॉब्लम्स है, ठीक है, और उसको हम कैसे यहाँ पे जो है वो ठीक कर सकते हैं, उसकी डिस्कशन करें और सुटेबल स्ट्रेटजी जो है वो बना सके। तो ये फेडरेशन कौन सी थी, ये फेडरेशन कौन थी, फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए। पहला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, या फिर नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो फटाफट से यहाँ पर आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिकली बैंकों को एक कॉमन फोरम प्रोवाइड करती है जहां पर बैठ के वो जितने भी इश्यूज हैं कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर के अंदर उसको आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सॉल्व करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी जो है वो करते हैं। तो नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Dash Corporation was established by Act of Parliament 1963 as a statutory corporation under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare. It involves planning, promoting, financing programs related to agricultural produce, food, item, fertilizer, anticides, machinery, textile, rubber, and it support cooperative activities including poultry, dairy, fisheries, sericulture और handloom for income generation. तो एक ऐसी कॉर्पोरेशन जिसको एक स्पेशल एक्ट पास करके जो है वो बनाया गया था, और ये जो कॉर्पोरेशन है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर के अंडर जो है वो काम करती है। और इसका काम क्या है, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फूड आइटम, फर्टिलाइजर से रिलेटेड प्लानिंग करना, उनको प्रमोट करना और यहाँ पर फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करना। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे प्रोग्राम प्लान करना, ऐसे प्रोग्राम को प्रमोट करना जिससे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की ग्रोथ हो, फूड आइटम्स की ग्रोथ हो, फर्टिलाइजर्स की यहाँ पर मतलब अफोर्डेबल जो है वो बनाया जा सके। साथ ही साथ ये जो कई सारी कोऑपरेटिव एक्टिविटीज जैसे कि पोल्ट्री, डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर, इनको भी सपोर्ट करने का जो काम है वो करता है। ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या फिर फूड कॉर्पोरेशन इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर क्या होगा। एक ऐसी फेडरेशन, एक ऐसी कॉर्पोरेशन जो कि बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करने के लिए बनी थी, उसको प्रमोट करती है, प्लानिंग करती है, फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लगे, फटाफट से बता। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन बी, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच बैंक्स वर एस्टैब्लिश, which banks were established to provide credit and essential services primarily to small farmers, agriculture laborers, artisans, small enterprise for rural development in a particular region of the country, and their purpose is to foster the development of agriculture, trade, commerce, industry and other productive activities in rural areas through accessible credit and facilities। ठीक है, तो एक ऐसी बैंक जिसको एस्टैब्लिश किया गया था कंट्री के एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर, आर्टिशंस को, स्मॉल इंटरप्राइजेस को क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, लोन्स प्रोवाइड करना के लिए, ताकि उनको फंड मिल सके और उनकी डेवलपमेंट जो है हो सके, ग्रोथ हो सके। यानी कि इस बैंक का मेन काम क्या है कि एक पर्टिकुलर रीजन को बैंकिंग, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो है जो लोग रहते हैं, लेबर्स हैं, आर्टिशन और स्मॉल फार्मर्स हैं, उनको यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करना। और इसका पर्पस क्या है कि एग्रीकल्चर, ट्रेड, कमर्स, इंडस्ट्री, इन सभी सेक्टर को जो है वो डेवलप करना, प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करके। इस बैंक को हम क्या कहेंगे, रीजन रूरल बैंक, कमर्शियल बैंक, फॉरेन बैंक, या फिर नन ऑफ द। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रीजनल रूरल बैंक इज द करेक्ट आंसर। तो रीजनल रूरल बैंक को हमारा यहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था ताकि एक पर्टिकुलर रीजन को बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, और स्पेशली उसी रीजन के अंदर रूरल कम्युनिटीज और फार्मर्स को जो है, और जो हमारे स्मॉल इंटरप्रेन्योर्स है, उनको फंड प्रोवाइड करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज
इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजन रूरल बैंक। रीजन रूरल बैंक का कौन सा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है? पहला, क्रेडिट प्रोविजन फॉर रूरल हाउस होल्ड। ठीक है, तो जो रूरल हाउस होल्ड है उनको क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, यानी कि लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर प्रोवाइड करना। उसके बाद रिडक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑफ इनफॉर्मल क्रेडिट। इनफॉर्मल क्रेडिट का मतलब है कि आप जब इनफॉर्मल सोर्सेज से क्रेडिट लेते हो, जैसे एग्जांपल के आपने किसी मनी लेंडर से जो है यहाँ पर क्रेडिट ले लिया, लोन ले लिया, ठीक है, तो वो क्या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे जो है वो चार्ज करते हैं। तो ये जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल क्रेडिट के ऊपर, इसमें इसे यहाँ पे जो है वो रिड्यूस करना है। ब्रांच एक्सपेंशन इन अनबैंक्ड एरिया, जो हमारे अनबैंक्ड एरियाज है, क्या है हमारे यहाँ पर अनबैंक्ड एरियाज है जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिल सकती हैं, वहां पर अपनी ब्रांचेस ओपन करके वहां पर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना। मोबिलाइजेशन ऑफ रूरल सेविंग्स, तो हमारी जो रूरल सेविंग्स है, ठीक है, उनको मोबिलाइज करना है, यानी कि जिनके पास सेविंग्स पड़ी है वो इन बैंक के अंदर अपने पैसे को डिपॉजिट करवाते हैं, फिर उनको फंड जो है वो मिल पाते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक। ये सारे के सारे हमारे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव ऑफ रीजनल रूरल बैंक। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर क्या है? करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्लियर है आपको यहाँ तक क्वेश्चंस? एक बार ये चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए कि आपको यहाँ तक क्लियर है, और अगर आपको डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिवाइज पॉलिसी ऑन एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट 2017? तो इसमें से कौन सी यहाँ पर स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द रिवाइज पॉलिसी ऑन एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट 2017? ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बैंकिंग आउटलेट के बारे में समझे कि बैंकिंग आउटलेट यहाँ पर है क्या, यानी कि इस रिवाइज पॉलिसी के अंदर बैंकिंग आउटलेट की डेफिनेशन क्या दी गई है, तो यहाँ पर ये जो पहली स्टेटमेंट है वो डिफाइन करता है बैंकिंग आउटलेट को। ए बैंकिंग आउटलेट फॉर अ डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एंड अ स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड अ पेमेंट बैंक इज अ फिक्स पॉइंट ऑफ सर्विस डिलीवरी यूनिट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक की, ठीक है, इन सभी के बारे में ऑलरेडी आपको पता है। शेड्यूल कमर्शियल बैंक ऐसी बैंक होती है जो कि आरबीआई के सेकंड शेड्यूल के अंदर इंक्लूडेड होती है। स्मॉल फाइनेंस बैंक ऐसी स्पेशल बैंक होती है जो कि अनबैंक्ड एरियाज में या फिर जो अंडर सर्व्ड एरियाज है वहां पर स्मॉल फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड करती है, छोटे मोटे लोन जो है वो प्रोवाइड करती है। और पेमेंट बैंक आपको क्या करती है? जो आपकी पेमेंट्स है, जैसे आपको पेमेंट्स करनी पड़ती है, फंड ट्रांसफर करने, तो उसको फैसिलिटेट जो है वो करती है। ठीक है, तो अगर हम इनकी बात करें तो एक फिक्स्ड पॉइंट जहां पर से बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा रही है, वो हमारा बैंकिंग आउटलेट जो है वो कहलाएगा। यानी कि आप कहने का मतलब क्या है? फिजिकल लोकेशन, फिजिकल लोकेशन जहां पर हमारा जो बैंक का एम्प्लॉय है या फिर जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है वो यहाँ पर बैंकिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहा है लोगों को, उसे हम क्या कहेंगे? बैंकिंग आउटलेट जो है वो कहेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज मैन्ड बाय आइदर बैंक स्टाफ और इट्स बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट वेयर सर्विसेज ऑफ acceptance of deposit, encashment of check cash withdrawal, lending of money are provided for minimum of 4 hours per day or at least 5 days a week। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप कब यहाँ पर बैंकिंग आउटलेट को मानोगे कि वो बैंकिंग आउटलेट है। ठीक है, देखो, पहली चीज, आपके बैंकिंग आउटलेट के अंदर या तो आपके बैंक का ही स्टाफ होना चाहिए या फिर आपका जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट कौन होते हैं? ऐसी एंटिटीज जो कि बैंकों के बिहाफ पर बैंकिंग सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड जो है वो करते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, ये तो होगी पहली कंडीशन, यानी ये खाली बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई बंदा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा बैंकिंग आउटलेट है वो कम से कम एक दिन के अंदर 4 घंटे जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, जैसे कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, चेक की इनकैशमेंट हो गया, और हफ्ते के अंदर कम से कम ये 5 दिन जो है वो ओपन रहेगा, तभी हम इसको बैंकिंग आउटलेट जो है वो मानेंगे। तो ये भी बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। उसके बाद एक बैंकिंग आउटलेट विच डज नॉट प्रोवाइड डिलीवरी ऑफ सर्विस फॉर अ मिनिमम 4 hours a day and for at least 5 days a week will be considered a पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट। ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पर बैंकिंग आउटलेट जो है वो एक दिन के अंदर 4 घंटे काम नहीं करती है और एक वीक के अंदर 5 दिन यहाँ पर काम नहीं करती, ओपन नहीं रहती है, तो उसे हम पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट जो है वो कहते हैं। तो ये सभी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आई होप आपको ये जो रिवाइज पॉलिसी है एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग आउटलेट 2017, इसके अकॉर्डिंग बैंकिंग आउटलेट क्या होता है वो अच्छे तरीके से समझ जो है वो आ गया होगा। ठीक है, अब इसके यहाँ पर केस स्टडी भी बन सकती है, तो आपको आंसर यहाँ पर करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अच्छे तरीके से आपने समझना है इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कंडीशंस एंड गाइडलाइंस फॉर बैंकिंग आउटलेट इन इंडिया।
तो इंडिया के अंदर बैंकिंग आउटलेट ओपन करने के यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं जो कि बैंकों को फुलफिल करने पड़ते हैं। तो कौन सी कंडीशन है? पहला, मैंडेट फॉर एटलीस्ट 25% ऑफ न्यू बैंकिंग आउटलेट ओपन इन फाइनेंशियल ईयर टू बी अनबैंक्ड रूरल सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने क्लियरली यहाँ पर बैंकों को बोला है कि अगर आप अपने बैंकिंग आउटलेट ओपन कर रहे हो तो एक साल के अंदर आपने जितने भी बैंकिंग आउटलेट ओपन किया उसके 25% आपको ऐसे रूरल सेंटर में ओपन करने पड़ेंगे जहां पर बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाए। अनबैंक्ड मतलब जहां पर बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिले। जैसे अगर आप 100 यूनिट्स या 100 न्यू बैंकिंग आउटलेट एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर ओपन कर रहे हो तो कम से कम आपको 25 आउटलेट जो है वो रूरल अनबैंक सेंटर में ओपन जो है वो करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट्स कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनल टू द 25% ऑफ नॉन काउंटेड बोथ इन द डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर। ठीक है, तो देखो जो पार्ट टाइम बैंकिंग आउटलेट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं जब हम 25% यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो पार्ट टाइम है तो उसको आपको एक बैंकिंग आउटलेट नहीं मानना है, उसको हम प्रोपोर्शनली जो है वो इंक्लूड जो है वो करते हैं। उसके बाद मेंटेन अ पब्लिश अ डिटेल लिस्ट ऑफ अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स ऑन एसएलबीसी स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी वेबसाइट। तो देखो हमारी जो अनबैंक्ड रूरल सेंटर्स है उसे ना हमें पब्लिश करना है एसएलबीसी वेबसाइट के ऊपर और उसे समय समय पे अपडेट भी करना है। तो ये सारी कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई होती है जब भी एक बैंक न्यू बैंकिंग आउटलेट जो है इंडिया में ओपन करने जा रही होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये हमारा क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। All of the above is the correct answer. Next question देखो, dash is a flexible approach wherein each project is considered to be independent unit having its own costs and benefits and it can be applied for financing small as well as large investment। ठीक है, तो एक ऐसी फ्लेक्सिबल अप्रोच जिसके अंदर हर प्रोजेक्ट को हम एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो कंसीडर करते हैं, मानते हैं और उसके अलग से यहाँ पर कॉस्ट और बेनिफिट को कैलकुलेट करते हैं ताकि हम जान पाए कि वो जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा या फिर नहीं होगा। और ये जो फ्लेक्सिबल अप्रोच है वो स्मॉल एज वेल एज लार्ज इन्वेस्टमेंट जो है पर जो है वो अप्लाई होती है। पहला, माइक्रो फाइनेंस अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच, प्रोजेक्ट अप्रोच या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट अप्रोच। तो पहले आप मुझे यहाँ पर इसका आंसर बता दें कि इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, इस अप्रोच को हम क्या कहेंगे, ये अप्रोच हमारी क्या कहलाती है? माइक्रो फाइनेंस अप्रोच, इक्विटी बेस्ड अप्रोच, प्रोजेक्ट अप्रोच या फिर वेंचर कैपिटल अप्रोच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट अप्रोच इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब इसको अगर हम एक एग्जांपल के साथ समझे तो मान के चलो एक एक्सवाइजेड कंपनी है। ठीक है, इसके पास तीन प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए बी सी। प्रोजेक्ट अप्रोच के अंदर देखो प्रोजेक्ट ए एक इंडिपेंडेंट यूनिट होगा यानी कि एक्सवाइजेड कंपनी सबसे पहले ए प्रोजेक्ट के जो भी बेनिफिट्स हैं और कॉस्ट को यहाँ पर कैलकुलेट करिए और उसके बेस पे डिसाइड करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हमारा प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा। उसके बाद प्रोजेक्ट बी भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट है, इसके भी जो बेनिफिट्स है, इसके भी जो यहाँ पर बेनिफिट्स है और जो कॉस्ट है उनको यहाँ पर अलग से जो है वो कैलकुलेट की जाएगी। ऐसे ही जो सी है वो भी एक इंडिपेंडेंट यूनिट जो है वो कहलाएगा। क्लियर है आपको यहाँ पर? क्लियर है? ये हमारा कहता है यहाँ पर प्रोजेक्ट अप्रोच था। ये कौन सा अप्रोच था हमारे यहाँ पर? प्रोजेक्ट अप्रोच जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच फाइनेंशियल मैट्रिक used to assess the feasibility of a project or investment by comparing the present value of its benefit to the present value of its cost over a specified period। ठीक है, तो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक जो कि यहाँ पर यूज किया जाता है किसी भी प्रोजेक्ट की जो फिजिबिलिटी है उसको असेस करने के लिए। वो कैसे यहाँ पर उसे असेस करता है? तो सबसे पहले देखो जो हमारा प्रोजेक्ट है उसकी उससे हमें जो भी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है। ठीक है, फिर उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी हमने कॉस्ट इनकर किया उसकी प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करता है और फिर जाके उनको आपस में कंपेयर करता है ताकि वो चेक कर पाए कि जो प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट है वो फिजिबल है कि नहीं। ऐसे नहीं समझ आया होगा, एक और एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मान के चलो आप यहाँ पर एक प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, शुरुआत में जो आपकी कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद आने वाले 6 सालों के अंदर, आने वाले 6 सालों के अंदर आपको जो है 1-1 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो मिलने वाला है, यानी कि टोटल 6 साल के बाद आपको 6 लाख रुपए यहाँ पे जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे? ये जो कॉस्ट आपने इनकर की है उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आज के टाइम में तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख रुपए ही है। और मान के चलो आपने यहाँ पर 6 लाख रुपए की जो फ्यूचर में 6 साल के बाद आपको मिलने वाले हैं
उसकी आज के टाइम में कितनी यहाँ पर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, उसे आपने कैलकुलेट किया तो वो 4 लाख निकले। तो यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है वो हमारा फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ज्यादा है और हमें जो बेनिफिट है वो कम मिल रहा है। तो हमें 1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। हमें 1 लाख रुपए का यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस जो है वो हो रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। यानी कि आपने बेनिफिट और कॉस्ट को आपस में कंपेयर किया और उससे आपने पता लगाया कि कोई भी प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट वो हमारी फिजिबल है या फिर नहीं। ठीक है, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट, अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी को जो है वो डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी देखो क्या है, एक कंपनी इज कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट अ न्यू प्रोजेक्ट दैट इन्वॉल्व डेवलपिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल। ठीक है, तो एक कंपनी यहाँ पर क्या कर रही है, कंसीडर कर रही है कि वो एक न्यू प्रोजेक्ट में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे वो एक न्यू सॉफ्टवेयर टूल जो है वो डेवलप करेगी। द प्रोजेक्ट हैज द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्रोजेक्शन ओवर अ 5 ईयर। तो 5 सालों का यहाँ पर प्रोजेक्शन है, जैसे कि जो इनिशियल डेवलपमेंट कॉस्ट है वो कितनी है यहाँ पर 5 लाख रुपए, यानी कि आपने जो शुरुआत में खर्च किया कॉस्ट है वो यहाँ पर 5 लाख रुपए है। जो एनुअल रेवेन्यू आपको यहाँ पर सेल्स से मिलेगी वो क्या है, 1,50,000 पर ईयर जो है वो मिलेगी। ठीक है, अज्यूम करो कि डिस्काउंट रेट हमारा 6% है। अब हमें जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो उसे हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना और डिसाइड करना है कि जो कंपनी है वो इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड करे या फिर ना करे। तो इसके लिए पहले आपको ये रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो रेशो कैसे कैलकुलेट होगी, देखो आपको दो चीजें चाहिए, एक चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट, जो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे, और दूसरी चीज चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो देखो कॉस्ट हमारी कितनी है, 5 लाख रुपए, तो मान के चलो 5 लाख रुपए है और कोई खर्चा नहीं है, तो टोटल कॉस्ट हमारी 5 लाख रुपए है। और ये कॉस्ट तो हमने प्रेजेंट में ही इनकर किया, तो इसकी वैल्यू तो 5 लाख रुपए ही है। उसके बाद देखो 5 सालों तक, 5 सालों तक हमें 1,50,000 रुपए जो है वो मिलने वाले हैं, यानी कि हमें बेनिफिट्स टोटल यहाँ पर कितने मिलने वाले हैं। बेनिफिट्स अगर हम यहाँ पर बात करें, 1,50,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 के साथ। तो 1,50,000 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ, तो ये हो जाएगा 7,50,000 रुपए। कितना हो गया यहाँ पर, 7,50,000 रुपए। अब ये जो है ना वो फ्यूचर वैल्यू, क्योंकि ये आने वाले 5 सालों में आपको 7,50,000 रुपए मिलने वाले, आज में नहीं मिलने वाले। पर आपको यहाँ पर क्या चाहिए, आपको चाहिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो ये हमारा सिंपल है यहाँ पर फंडा है, फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है जिससे आप प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट जो है वो कर सकते हो। अब कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहले सी की बात कर लेते हैं। सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, जो आपको कैश फ्लो पर ईयर हो रहा है, तो पर ईयर आपको कितना हो रहा है, 1,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद देखो जो हमारा वन है, वन तो वन है, वन प्लस आर, आर क्या है, डिस्काउंट रेट, वो कितना है, 6% है, तो 0.06 आ जाएगा। उसके बाद एन क्या है, नंबर ऑफ ईयर, आपको कितने पेमेंट्स यहाँ पर मिल रहे हैं, तो 5 पेमेंट्स मिल रहे हैं, तो 5 मैंने लिख दिया, -1 कर देना है, -1 मुझे यहाँ पर जो है वो कर देना है। ठीक है, उसके बाद आर हमारा कितना है, आर हमारा कितना है, 0.056, और 1 + 0.06 की पावर 5। क्लियर है। अब इसको अगर हम सॉल्व कर ले तो 1,50,000 रुपए, यहाँ पर 1.06 की पावर 5 -1 डिवाइडेड बाय 0.06, 1.06 की पावर 5, ये हमारा क्या है, वैल्यूज मैंने लिख दिया। अब इसको हमें सिर्फ सॉल्व करना है। सबसे पहले हम 1.06 को सॉल्व कर लेते हैं, 1.06 को यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं 5 के साथ। तो अगर हम इसकी 5 टाइम्स कैलकुलेट करें तो कैसे कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा, आपको 1.06 यहाँ पर टाइप करना है, उसके बाद इंटू का बटन, और उसके बाद इजिकल टू का साइन 4 बार प्रेस करना है, क्योंकि एक बार ऑलरेडी हमारे पास है। तो ये हो जाएगा 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा 1.33, यानी कि 1.06 की पावर 5, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 1.33। तो उसमें से अब हमें 1 को माइनस भी करना है, तो 1 को हम यहाँ पर माइनस भी कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.33, ये आ जाएगा 0.33। इसे हमें एस्ट्रीज लिख लेना। उसके बाद 0.06 को एस्ट्रीज लिखने के बाद इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने 1.33 जो है वो कैलकुलेट कर ली थी। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 0.06 को 1.33 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.0798। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0.33 को डिवाइड करना है 0.0798 के साथ, तो ये आ जाएगा हमारा 1,50,000 इंटू 4.33। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो
1,50,000 इंटू, एक मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो 1,50,000 को हमें मल्टीप्लाई करना 4.33 के साथ, 113 के साथ। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 6,19,500, 6,19,500। तो ये आपकी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट। ये चीज आपने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब आपको फॉर्मूला मैंने लिख दिया था, आप क्या करना, देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट कितना है, 6,19,500। इसे आपको डिवाइड करना है, किसके साथ डिवाइड करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। तो वो कितनी है, वो है हमारी 5 लाख रुपए। ठीक है, तो अगर आप इसको डिवाइड करो 5 लाख के साथ, तो ये हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.23, 1.23 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1.25 है, तो इसकी जो नजदीक की वैल्यू है वो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, 1.23, 1.23 जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आपने ये जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो कैलकुलेट की है वो क्या है, 1.23 यहाँ पे जो है आ गई है। ओके, अब आपको डिसाइड करना है कि जो प्रोजेक्ट है उसे प्रोसीड करना है या फिर नहीं करना है। तो देखो, अगर ये जो रेशियो है एक से ज्यादा आती है तो आपको प्रोसीड करना है, यानी कि ये प्रॉफिटेबल है। अगर एक से कम आती है तो आपको प्रोसीड नहीं करना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। बीसीआर है 1.23, और जो ये प्रोजेक्ट है उसे कंपनी को जो है वो प्रोसीड करने की जरूरत है। तो आई होप आपको ये जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और ये काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, मैं आपको बता दूं, इस ये मतलब इस तरह की केस स्टडी आती ही आती है। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, डैश इज अ फाइनेंशियल मैट्रिक यूज्ड बाय लेंडर टू असेस अ कंपनीज एबिलिटी टू कवर इट्स डेट ऑब्लिगेशंस with its operating income, and its measure a company's ability to generate enough cash flow to meet its debt obligation including interest and principal payment। ठीक है, तो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक जिसका यूज लेंडर्स करते हैं। लेंडर कौन है, जो कि कंपनी को यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब किस लिए करते हैं, तो लेंडर इस फाइनेंशियल मैट्रिक का यूज इसलिए करते हैं कि वो जान पाए कि कंपनी यहाँ पर कितना ऑपरेटिंग इनकम कमाती है, और क्या कंपनी इतना ऑपरेटिंग इनकम कमा पा रही है कि वो अपने डेट ऑब्लिगेशन को जो है वो पे ऑफ कर पाए, उनको फुलफिल कर पाए, जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट हो गया या फिर प्रिंसिपल पेमेंट हो गया। अब कईयों को यहाँ पर ऑपरेटिंग इनकम का नहीं पता होगा। ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, देखो बिजनेस, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं, यानी कि हमारे जो कोर बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं, जिससे उससे जो हम इनकम कमाते हैं उसे हम ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक XYZ कंपनी है। क्या है, हमारे यहाँ पर एक XYZ कंपनी है जो कि यहाँ पर कार बना के मार्केट में जो है वो सेल करते हैं। तो इसका कोर बिजनेस ऑपरेशन क्या है, कार के लिए रॉ मटेरियल परचेज करना, फिर उसको कार में कन्वर्ट करना, फिर सेल करना। तो ये कोर ऑपरेशन जो है, ये जो कोर बिजनेस ऑपरेशन है, इससे जो भी इनकम ये कमाएगी वो हमारा ऑपरेटिंग इनकम कहलाएगा। ठीक है, तो जो लैंडर है वो इस फाइनेंशियल मैट्रिक का यूज करके पता लगाते हैं कि कितना ऑपरेटिंग इनकम कंपनी कमा रही है, और उससे क्या वो अपने डेट्स को फुलफिल कर पा रही है या फिर नहीं कर पा रही, यानी कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पेमेंट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही। तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। फटाफट से यहाँ पर इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है। इस रेशो को हम क्या कहते हैं, करंट रेशो, क्विक रेशो, डेट सर्विस कवरेज रेशो, या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज करेक्ट आंसर। डेट सर्विस कवरेज रेशियो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंडर विच स्कीम सिडबी प्रोवाइड असिस्टेंस बाय वे ऑफ रीफाइनेंस टू शेड्यूल बैंक्स लाइक स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स एंड सिलेक्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंदर जो सिडबी, सिडबी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारा जो सिडबी है वो यहाँ पर असिस्टेंस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस के जरिए शेड्यूल्ड बैंक्स को। कौन सी स्कीम है, माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम, क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉय जनरेशन प्रोग्राम, या फिर स्टैंड अप इंडिया। फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा। एक ऐसी स्कीम जिसके अंदर जो सिडबी है वो यहाँ पर रीफाइनेंस के जरिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं शेड्यूल बैंक्स को, ताकि वो आगे चलकर हमारे जो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं उनको यहाँ पर फंड जो है वो प्रोवाइड कर सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है,
माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम इज अ करेक्ट आंसर। माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज वन ऑफ द की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बैंक्स अंडर द माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम। तो अगर कोई बैंक यहाँ पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना चाहती है तो क्या एलिजिबल क्राइटेरिया हमको यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, ऑपरेशनल फॉर मिनिमम ऑफ 3 इयर्स एंड प्रॉफिटेबल फॉर द प्रीवियस 2 इयर्स। ठीक है, तो बैंक को कम से कम 3 सालों के लिए ऑपरेशनल होना चाहिए। ठीक है, साथ के साथ पिछले 2 सालों में उसने प्रॉफिट जो है वो कमाया होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल यहाँ पर फुलफिल करना पड़ेगा। होल्डिंग अ साइजेबल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। ठीक है, यानी कि ये जो बैंक है ना, ये जो बैंक है इसने साइजेबल लोन जो है वो प्रोवाइड किया होना चाहिए माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को। क्योंकि देखो, रीफाइनेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी बैंक ने माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड किया है तो सीधे भी उनको फिर से पैसा जो है वो दे देती है जितना भी उन्होंने लोन दिया है, ताकि आगे वो फिर से लोन दे सके। अगर कोई बैंक ने यहाँ पर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को लोन दिया ही नहीं है तो उन्हें कैसे यहाँ पर रिफाइनेंस मिल सकता है। तो एक साइजेबल आउटस्टैंडिंग पोर्टफोलियो जो है वो होना चाहिए, यानी कि एक साइजेबल लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो प्रोवाइड किया होना चाहिए बैंकों के द्वारा माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स आर नॉट लेस देन 9%, यानी कि जो CRAR है वो 9% से कम नहीं होना चाहिए, और जो लेवल ऑफ एनपीए है वो 10% से जो है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो कि यहाँ पर बैंकों को फुलफिल करना पड़ता है अगर वो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज रीफाइनेंस स्कीम के मेंबर बनना चाहते हैं और उसके अंदर जो है रीफाइनेंस फैसिलिटी लेना चाहते हैं। क्लियर है, तो ये क्राइटेरिया को याद रख लीजिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस काफी ज्यादा यहाँ पर बनते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट केस स्टडी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के साथ। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये योजना है, इसके ऊपर भी केस स्टडी यहाँ पर बनती है। तो केस स्टडी क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो केस स्टडी का जो पहला क्वेश्चन है वो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ फ्लैगशिप स्कीम कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना ऑन 8 अप्रैल 2015 टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू। ठीक है, तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसने एक प्रॉपर यहाँ पर स्कीम जो है वो लॉन्च की थी जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को। तो इसका मेन पर्पज यहाँ पर क्या था, ये किसे यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस। नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस, तो नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस ऐसे इंटरप्राइजेस होती हैं जो कि एग्रीकल्चर के अलावा अदर एक्टिविटीज में जो है वो इन्वॉल्व होती है। जैसे कि कोई फर्नीचर बना रही हो तो वो हमारी नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस में आ जाती है। ठीक है, तो जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना थी इसका पर्पस क्या था कि जो नॉन फार्म माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके ताकि उनकी जो फाइनेंस की नीड्स है वो फुलफिल हो सके और उसकी जो प्रमोशन है, डेवलपमेंट है, वो यहाँ पर की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन एक्ट एज अ रीफाइनेंसिंग एजेंसी फॉर कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना। ठीक है, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना ये काम कैसे करती है, थोड़ा सा इसको अगर हम डिस्कस कर लें तो प्राइम मिनिस्टर जो हमारी प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना है इसके अंदर हमारी जो बैंक्स है, हमारी जो बैंक्स है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पर लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो कि नॉन फार्म सेक्टर से जो है बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर क्या होता है कि हमारी रीफाइनेंस एजेंसी है, हमारी रीफाइनेंस एजेंसी है जो कि बैंकों को रीफाइनेंस कर देती है। जैसे अगर मान के चलो एक एक्सवाइजेड बैंक है, उसने यहाँ पर 10 लाख रुपए जो है 10 लाख रुपए लोन प्रोवाइड किया किसे, हमारी माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस को जो कि नॉन फार्म सेक्टर में काम करती है। तो ये जो रीफाइनेंसिंग एजेंसी है वो क्या करेगी, 10 लाख रुपए जो है वो वापस कर देगी XYZ बैंक को, यानी कि इसे प्रोवाइड कर देगी ताकि इसके पास फिर से पैसा आ जाए फंड्स क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए। तो ये जो रीफाइनेंसिंग एजेंसी है इसका नाम क्या है, ये कौन सी इंस्टीट्यूशन है जो कि एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी की तरीके से काम करती है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना के अंदर। फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड इज करेक्ट आंसर, जिसको हम शॉर्ट में मुद्रा कहते हैं। तो यहां पर इसका नाम जरूर याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछा ही जाएगा आपसे, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड।
क्लियर है आपको यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड हैज बीन क्रिएटेड as a refinancing institution providing loans up to eligible enterprises through the commercial bank, regional rural bank, cooperative bank, NBFCs and microfinance institution. तो देखो, जो रीफाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है यानी कि जो मुद्रा है वो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स जैसे कमर्शियल बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, उनके जरिए एलिजिबल एंटरप्राइजेस को लोन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। यानी कि डायरेक्टली उनको लोन नहीं प्रोवाइड करती। रीफाइनेंसिंग एजेंसी मुद्रा यानी कि पैसा किसे देती है? कमर्शियल बैंक को, फिर कमर्शियल बैंक आगे एलिजिबल एंटरप्राइजेस को लोन प्रोवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो लोन की अमाउंट है वो मैक्सिमम कितनी है, यानी कि मुद्रा यहाँ पर कितना मैक्सिमम लोन जो है वो इन बैंकों के जरिए एलिजिबल पार्टीज को दे सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितनी है वो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपने इसका आंसर मुझे बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 लाख रुपए। कितना है हमारा यहाँ पर? 10 लाख रुपीस। ये हमारी मैक्सिमम लोन की अमाउंट है, 10 लाख रुपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज द कंट्रीज फर्स्ट एआरसी सपोर्टेड बाय लार्ज नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक एंड अंडरटेकिंग विद द फोकस ऑफ स्पीडियर रिजोल्यूशन ऑफ एनपीएस इन एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एआरसी की फुल फॉर्म यहाँ पर समझ लो। एआरसी की फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, अब एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का काम क्या होता है पहले ये समझ लो, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर क्या होगा। देखो, हमारी जो बैंक्स है वो क्या करती है? लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करती है एमएसएमई सेक्टर। ठीक है, अब ये जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो बैंक के लिए क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। क्या होते हैं? यहाँ पर एसेट्स होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है लोन के ऊपर डिफॉल्ट करता है, यानी कि वो पैसा वापस नहीं करता, ठीक है, चाहे इंटरेस्ट हो या प्रिंसिपल अमाउंट हो, तो ये जो एसेट्स होती है बैंक की वो बन जाती है एनपीए, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब इसका क्राइटेरिया कितना है? तो 90 डेज तक अगर पेमेंट ओवरड्यू हो जाती है तो वो एनपीए बन जाती है। ओके, अब ये जो एनपीए है इनको रिजॉल्व करना जरूरी होता है, इनको रिजॉल्व करना यहाँ पर जरूरी होता है। तो ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी होती है ये क्या करती है? बैंक से इन एनपीएस को खरीद लेती है। क्या कर लेती है? इन एनपीएस को खरीद लेती है, परचेज कर लेती है। उसके बाद अपने तरीके से जो है बॉर्बर से पैसा जो है वो रिकवर करती है, या फिर एसेट्स को मार्केट में सेल करके जो है, जो भी सिक्योरिटी में एसेट्स मिली होती है उनको सेल करके जो है वो पैसा रिकवर जो है वो करती है। तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है उसके जो एनपीएस होते हैं बैंकों के पास, तो उनको रिजॉल्व करने के लिए कौन सा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यहां पर डेवलप किया गया है? पहला, वो क्वेश्चन यहां पर पूछ रहा है, पहला एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड, या फिर इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या फिर नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, या फिर रिलायंस एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश वाज सेट अप ऑन फरवरी 25 2016 एज अ जॉइंट वेंचर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया and National Stock Exchange of India Limited. The objective is to operate India's first trade receivable discounting system, an online platform for financing of receivables of micro, small, medium enterprises. ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम पार्ट्स में यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पर समझनी है रिसीवेबल्स का मतलब। यहाँ पर रिसीवेबल्स क्या है? देखो, हमारे जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वो यहाँ पर क्रेडिट पे सामान बेचते हैं। ठीक है, मतलब कैश बेसिस पे भी बेचते हैं और क्रेडिट पे भी यहाँ पर सामान जो है वो बेचते हैं। देखो, जब कैश बेसिस पे सामान बेचते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, उन्होंने सामान बेचा और उनको इमीडिएटली कैश मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। पर जब वो क्रेडिट पे सामान बेचते हैं यानी कि उधार पे सामान बेचते हैं तो उन्हें यहाँ पर फंड्स की कमी हो जाती है, क्योंकि सामान तो उन्होंने अभी भेज दिया। जैसे एक एक्सवाइजेड कंपनी है, उसने क्या किया, 50,000 की क्रेडिट सेल यहाँ पर की है, यानी कि सामान उसने अभी भेज दिया पर पेमेंट उसको 3 महीनों के बाद में जो है वो मिलने वाली, 3 मंथ्स के बाद में जो है वो मिलने वाली।
तो देखो उसने सेल अभी कर दी पर 3 महीने तक उसे पैसा जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये जो 3 महीनों के बाद यहाँ पर 50,000 रुपए से मिलने हैं अपने क्रेडिट सेल के बदले में, ये कहलाते हैं हमारे रिसीवेबल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है, ये एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर ये जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है वो अपने रिसीवेबल को फाइनेंस करवा सकते हैं, यानी कि इसको इमीडिएटली कैश में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि चाहे 3 महीनों के बाद इसे पेमेंट मिलनी है, पर ये आज ही जाके इनके पास जाके इनको कैश में कन्वर्ट जो है वो करवा सकता है। वो अपने को चार्जेस डिडक्ट करेंगे और बाकी का पैसा आपको जो है वो दे देंगे। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक है और जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड इंडिया है, इन्होंने मिलकर एक यहां पर साथ में मिलकर जॉइंट वेंचर यहां पर स्टैब्लिश किया, मतलब एक ऐसी एंटिटी स्टैब्लिश की जॉइंट वेंचर की फॉर्म में, जो कि यहाँ पर पहली ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम बनी जहां पर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के रिसीवेबल को रिफाइनेंस किया जाने लगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दो। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। पहला है रिसीवेबल रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, या फिर ट्रेड रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, या फिर स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सचेंज लिमिटेड, या फिर हमारा यहाँ पर एनएसई सीडीबी रिसीवेबल प्लेटफॉर्म। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दो। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा? इस जॉइंट वेंचर का नाम क्या है? रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ट्रेड रिसीवेबल एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज एक्सचेंज लिमिटेड, या फिर एनएसई सिडबी रिसीवेबल प्लेटफॉर्म। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर ऑर्गेनाइजेशन that provide financial services and credit facilities especially to rural areas, which institution provides refinance support to rural financial institution। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करें तो ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि यहाँ पर रूरल एरियाज के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज और क्रेडिट फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो कि रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को रीफाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो करते हैं? रीफाइनेंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। ऑप्शन है आरबीआई, नाबार्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर बोथ ए एंड बी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए। इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या होगा? नाबार्ड इज द करेक्ट आंसर। ये डायरेक्टली रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड करता है रीफाइनेंस सपोर्ट, ताकि रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट जो है वो हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 12 जुलाई 1982 by transferring the agriculture credit functions of RBI and refinance function of agriculture refinance development corporation। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। ये मैं आपको पहले बता दूं, तो देखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके बनने से पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो वहां पर जो एग्रीकल्चर जो क्रेडिट फंक्शन था उसको आरबीआई परफॉर्म करता था। यानी कि वो यहाँ पर रीफाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड करने का, मतलब रीफाइनेंस सपोर्ट तो आरबीआई के अंडर ये जो कॉर्पोरेशन थी वो करती थी। मतलब कि जो देख रेख थी हमारी एग्रीकल्चर क्रेडिट की वो आरबीआई खुद से करता था, और जो रीफाइनेंस प्रोवाइड करता था वो एग्रीकल्चर रीफाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करता था, जो कि आरबीआई के अंडर ही जो है वो काम करता था। पर जैसे ही यहाँ पर 1982 में नाबार्ड को बनाया गया, तो ये दोनों फंक्शन जो है वो नाबार्ड परफॉर्म करने लगे। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट के लिए भी काम करने लगा, और जो रीफाइनेंस प्रोवाइड करने का काम जो है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड जो है वो करने लग गया। तो ऑप्शन बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नाबार्ड फंक्शंस एज डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन अंडर द ओवरऑल गाइडेंस सुपरविजन ऑफ आरबीआई, रीसेंट इनिशिएटिव टेकन बाय नाबार्ड इंक्लूड। ठीक है, तो यहां पर दो बातें आपको पता लगी। नाबार्ड क्या है? डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है। देखो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो कि हमारे देश के किसी पर्टिकुलर सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही होती है। यानी कि नॉर्मल पब्लिक के साथ डील नहीं करती है। जैसे कि जो नाबार्ड है वो रूरल सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। सिडबी जो है वो यहाँ पर स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की डेवलपमेंट के लिए काम करती है। जो हमारा एक्सिम बैंक है वो एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए यहाँ पर जो है वो काम करता है। और जो नाबार्ड है वो बेसिकली आरबीआई के गाइडेंस और सुपरविजन के अंडर ही काम करता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो नाबार्ड है उसने रिसेंट में कौन कौन से यहाँ पर इनिशिएटिव जो है वो लिए हैं। पहला देखो, नाबार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट असिस्टेंस, जिसको हम शॉर्ट में निडा कहते हैं। इस इनिशिएटिव के अंदर जो नाबार्ड है वो फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म लोन जो है वो प्रोवाइड करता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए जो प्रोजेक्ट्स है उनको लॉन्ग टर्म लोन यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये बिल्कुल इनिशिएटिव लिया है। डायरेक्ट रीफाइनेंस असिस्टेंस जो डीसीबी, इस स्कीम के अंदर एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को, यानी कि स्टेट कोऑपरेटिव बैंक तो जो प्रोवाइड करता है, साथ के साथ नाबार्ड सीधे तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक को भी यहाँ पर कुछ फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद सपोर्ट वर्क पीएससी एंड मल्टी सर्विस सेंटर, तो यहाँ पर जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए भी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस सेंटर के लिए यहाँ पर काम जो है वो करता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे इनिशिएटिव जो है वो नाबार्ड ने लिए, इस सारे के सारे जो इनिशिएटिव है वो जो है नाबार्ड ने लिए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नाबार्ड। तो इसमें से कौन सा हमारा फंक्शन नहीं होता है नाबार्ड का। पहला देखो, प्रोवाइड रीफाइनेंस लोन्स एडवांसेस टू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर वेरियस रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ठीक है, तो रीफाइनेंस करने का यहाँ पे जो है वो काम करता है, लोन्स एंड एडवांसेस भी देता है कैश क्रेडिट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर रूरल क्रेडिट प्लानिंग, क्रिएटिंग पोटेंशियल लिंक क्रेडिट प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो एक कोऑर्डिनेटर के तरीके से भी यहाँ पर काम करता है, यानी कि क्रेडिट प्लानिंग करने में हेल्प करता है, रूरल क्रेडिट प्लानिंग करने में हेल्प करता है। ठीक है, एक्सटेंडेड एडवाइजरी सपोर्ट टू गवर्नमेंट आरबीआई एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज, तो यहाँ पर एडवाइजरी सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, यानी जो गवर्नमेंट है, जो आरबीआई है, जो रूरल डेवलपमेंट पॉलिसीज बना रही है उनको एडवाइस देता है कि वो एक अच्छी पॉलिसी जो है वो कैसे बना सकते हैं जिससे देश की भी डेवलपमेंट हो और यहाँ पर जो रूरल सेक्टर है उसकी भी यहाँ पर डेवलपमेंट हो। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो फंक्शन है वो नाबार्ड जो है वो परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, what is the main purpose of producer organization development fund established by NABARD in 2011 with initial cost of 50 crore rupees। ठीक है, तो देखो 2011 के अंदर नाबार्ड ने प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट फंड बनाया था 50 करोड़ की लागत के साथ। तो इस फंड का मेन पर्पस यहाँ पर क्या था। सबसे पहली चीज आपको जो जाननी है वो है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, देखो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारे स्मॉल फार्मर का एक ग्रुप होता है। क्या होता है, एक ग्रुप होता है। इसे क्यों बनाया जाता है, तो देखो अगर हमारे जो स्मॉल फार्मर्स है वो जब अकेले अकेले खेती करते हैं, सिंगल सिंगल खेती करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, तो उनके पास क्या होते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज का कमी होती है, जिसकी वजह से वो जो मॉडर्न टेक्निक्स है, मॉडर्न मशीन है, उनका यूज नहीं कर पाते हैं। साथ के साथ मार्केटिंग के अंदर उनकी बार्गेनिंग पावर भी इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि उनके पास जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है। तो इस चीज को देखते हुए जो स्मॉल ग्रुप, जो हमारे स्मॉल फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे कि मान के चलो 50 फार्मर ने मिलकर यहाँ पर एक ग्रुप बना ले जिसको हम प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। अब ये जो ग्रुप है वो साथ में मिलकर यहाँ पर खेती करेगा, जिससे क्या होगा, एक तो उनकी बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होगी, साथ के साथ वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे। तो ये जो फंड था इसे इस्टेब्लिश इसीलिए किया गया था ताकि जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ना, स्मॉल प्रोड्यूसर्स की, इनकी मतलब इनको सपोर्ट किया जा सके, इनको मजबूत बनाया जा सके, इनको फंडिंग जो है वो प्रोवाइड की जा सके, ताकि हमारे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनकी इनकम को इनहांस किया जा सके, उनकी जो बार्गेनिंग पावर है, जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है, उनको यहाँ पर बढ़ाया जा सके, उसे यहाँ पर इंक्रीज जो है वो किया जा सके। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग लीड बैंक स्कीम। इसमें से कौन सी ऐसी स्कीम है जो कि लीड बैंक स्कीम के रिगार्डिंग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। देखो लीड बैंक स्कीम है क्या, पहले थोड़ा सा इसको यहाँ पर डिस्कस कर लें। देखो लीड बैंक स्कीम के अंदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो है एक एक बैंक को लीडर बनाया जाता है। एक बैंक को लीडर बनाया जाता है जो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है, बैंक होती है, उनको एक साथ लेकर जो है वो चलने का काम जो है वो करता है, यानी कि उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाता है ताकि वो एक साथ जो है उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रेडिट फैसिलिटीज और फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड जो है वो कर सके। जैसे एग्जांपल के मान के चलो एक यहाँ पर हमारी डिस्ट्रिक्ट है, एक्स डिस्ट्रिक्ट है, जहां पर 10 बैंक जो है वो काम करते हैं। इसमें से एक बैंक को हमने लीडर बना दिया। अब ये बैंक क्या करेगा, जो बाकी के 9 बैंक है और खुद भी
क्या करेगा, इनको एक साथ लेकर चलेगा, इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाएगा, ताकि दसों के दसों जो बैंक है वो एक डायरेक्शन में जो वो चल सके और साथ में मिलकर यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सके। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है और कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। पहला, लीड बैंक स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1969। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लीड बैंक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया था, कब इंट्रोड्यूस किया था, 1969 के अंदर। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। द स्कीम एम्स टू कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स एंड अदर डेवलपमेंट एजेंसी। ये जो स्कीम है वो बेसिकली हमारी जो बैंक्स है और जो अदर डेवलपमेंट एजेंसी जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर काम करती है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो है वो काम करती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने का जो है वो काम करती है। फॉर कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज इन डिस्ट्रिक्ट ए पर्टिकुलर बैंक इज असाइंड अ लीड बैंक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है, हमारा जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए, उनके बीच में यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए हम एक पर्टिकुलर बैंक को जो है लीड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। तो ये सभी की सभी जो स्टेटमेंट्स है वो बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द लीड बैंक। ये सभी की सभी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है रिगार्डिंग द लीड बैंक स्कीम। क्लियर है आपको यहां तक? एक बार मुझे चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है, और किसी भी तरह का अगर आपको डाउट होता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके जरूर बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है, फटाफट से बता दीजिए। ऑल इज क्लियर? फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहां तक क्लियर है, और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लॉक लेवल बैंकर कमिटी इज अ फोरम फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन credit institution and field level development agencies at the block level. The forum prepares and reviews the implementation of block credit plan and also resolve operational problems in implementation of the credit program. Who is the chairman of the block level bankers committee? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी की बात करें तो ये बेसिकली एक फोरम है, एक फोरम है या फिर एक ऐसी कमेटी है जिसका काम क्या है कि ब्लॉक लेवल के ऊपर जितने भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन और फील्ड लेवल डेवलपमेंट एजेंसीज हैं उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिठाना और उनको एक साथ लेकर चलना। इस फोरम का काम है कि ब्लॉक क्रेडिट प्लान को यहाँ पर प्रिपेयर करना, ठीक है, उसको रिव्यू करना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं, साथ के साथ क्रेडिट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में जो जो ऑपरेशन प्रॉब्लम्स आती हैं उसको रिजॉल्व करना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? जो हमारे ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी है उसका चेयरमैन कौन होता है? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, या फिर द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, या फिर स्टेट मिनिस्टर ऑफ फॉर फाइनेंस। तो फटाफट से इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ब्लॉक लेवल बैंकर कमेटी का चेयरमैन कौन होता है? फटाफट से यहाँ पर चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर द स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द करेक्ट आंसर। द लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट हमारा करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश कमिटी वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कॉमन फोरम एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल फॉर बैंकर एज वेल एज गवर्नमेंट एजेंसीज डिपार्टमेंट। इट फैसिलिटेट्स coordination in implementing various development activities under the lead bank scheme and the district collector is designed as the chairman of its committee। ठीक है, तो एक ऐसी कमेटी जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर काम करती है, और ये इसका काम क्या है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लीड बैंक स्कीम की जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज है उनको कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो इंप्लीमेंट करना, और जो एजेंसीज है उनके बीच में भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन जो है बिठाना। और इस कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। इस कमेटी के चेयरमैन कौन होते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। कौन होगी, कौन सी कमेटी है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी, या फिर डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमेटी, या फिर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बताएं।
तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा डिस्ट्रिक्ट कंसल्टिव कमेटी इज द करेक्ट आंसर। डिस्ट्रिक्ट कंसल्टिव कमेटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश आर simplified saving accounts offered by banks that come with minimal or zero balance requirement. It aimed at providing basic banking facilities to all sections of society, particularly the economically disadvantaged and marginalized segments. ठीक है, तो देखो पहले सेविंग अकाउंट का मतलब, सेविंग अकाउंट क्या होता है, जहां पर आप जो है अपने जो भी सेविंग्स है उसको डिपॉजिट करवाते हो और बैंक उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करता है। ठीक है, अब देखो जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होते हैं वहां पर आपको एक मिनिमम बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ता है, अदरवाइज आपको फाइन पड़ता है, चार्जेस पड़ते हैं। जैसे हो सकता है कि एक बैंक ने बोला कि 5,000 मिनिमम बैलेंस में होना चाहिए या फिर 6,000 होना ही चाहिए, ऐसा जो है वो रख सकता है, और अगर आप इससे कम करते हो तो आपको फाइन जो है वो देना पड़ता है। क्लियर है? यहाँ पर कई ऐसे लोग होते हैं जो कि इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते, इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाते। ठीक है, तो अब वो अकाउंट भी ओपन नहीं करवा पाएंगे, तो इस चीज को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया नया सेविंग अकाउंट जो है ओपन किया, जहां पर जो मिनिमम बैलेंस की जो रिक्वायरमेंट है बहुत ही कम है या फिर जीरो बैलेंस है, यानी कि आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस यहाँ पर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। और इसका एम क्या था कि सभी सेक्शंस जो सोसाइटी के सेक्शंस है उनको बैंकिंग फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा सके, खास करके जो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज और मार्जिनलाइज सेगमेंट्स। पहला देखो क्या है, स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या फिर प्रीमियम सेविंग अकाउंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट या फिर प्रीमियम सेविंग अकाउंट, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताइए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। देखो जब आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो कुछ कंडीशंस को जो है वो आपको फुलफिल करना पड़ता है, जिसमें से वो कंडीशन कौन सी नहीं है। पहला, टोटल क्रेडिट्स इन सच अकाउंट शुड नॉट एक्सीड 1 लाख रुपीज इन अ ईयर, यानी कि अगर आप इस अकाउंट में पैसे जमा करवाते हो, क्रेडिट करवाते हो, तो एक साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा उसमें क्रेडिट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम बैलेंस इन अकाउंट शुड नॉट बी एक्सीड 50,000 रुपीज एट एनी पॉइंट, तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके अकाउंट में 50,000 से ज्यादा बैलेंस नहीं होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द टोटल डेबिट्स बाय वे ऑफ कैश विड्रॉवल्स एंड ट्रांसफर विल बी नॉट एक्सीड 10,000 रुपीज इन अ मंथ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टोटल डेबिट्स की बात करें, चाहे आप कैश विड्रॉवल कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो एक महीने के अंदर 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ये भी कंडीशन है। उसके बाद फॉरेन रेमिटेंस कैन बी क्रेडिटेड विदाउट कंप्लीटिंग द नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई फॉरेन रेमिटेंस आता है तो आप उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो बिना किसी नॉर्मल केवाईसी फैसिलिटीज को पूरा किए। तो ये जो कंडीशन है वो गलत है। क्यों? क्योंकि अगर आपने अकाउंट ओपन करवाया है और आपने नॉर्मल केवाईसी नहीं कहलाई है तो वहां पर आपकी फॉरेन रेमिटेंस को क्रेडिट नहीं किया जाएगा, यानी कि आपको नॉर्मल केवाईसी फॉर्मेलिटीज करवानी ही पड़ेगी। केवाईसी फॉर्मेलिटीज का मतलब यहाँ पर क्या है, नो योर कस्टमर, यानी कि जब भी कोई बैंक आए, बैंक के पास कोई कस्टमर आएगा तो बैंक पहले उस कस्टमर को अच्छे तरीके से जानेगा, जिसके लिए कई सारे वो डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, और बहुत सारे प्रूफ मांगेगा, उसके बाद उसका जो है अकाउंट ओपन जो है वो किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको यहाँ तक? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ऑल इज क्लियर? नेक्स्ट अब एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर केस स्टडी हम करेंगे जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट के साथ यहाँ पे जो है वो रिलेटेड है। तो मनरेगा के बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा। मनरेगा बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने का एक स्कीम है, यानी कि इसके जरिए रूरल एरियाज के अंदर लोगों को गारंटेड एम्प्लॉयमेंट जो है वेजेस के साथ जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम केस स्टडी यहाँ पे जो है वो डिस्कस करेंगे। तो केस स्टडी देखो क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इज अ सोशल सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2005। ठीक है, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट बेसिकली सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जिसको 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो रूरल हाउस हैं, जो रूरल हाउस होल्ड है उनकी जो लाइवलीहुड सिक्योरिटी है उसे इनहांस करना है। कैसे इनहांस करना है? तो उन्हें गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करके, यानी कि जो रूरल हाउस होल्ड हैं उनके जो अडल्ट मेंबर है, उनके जो अडल्ट मेंबर हैं उन सभी को
गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है। ठीक है, मनरेगा को शुरुआती दौर में जब उसे इंप्लीमेंट किया गया था तो 200 डिस्ट्रिक्ट में उसे जो है इंप्लीमेंट किया गया था 2006 में। उसके बाद इसको एक्सटेंड कर दिया गया था और एडिशनल 130 डिस्ट्रिक्ट में इसको एप्लीकेबल किया गया था 2007 में। और करंटली अगर हम यहाँ पर बात करें, तो जो रिमेनिंग के डिस्ट्रिक्ट है वो 2008 में जो है इंक्लूड कर दिए गए थे। और करंटली 644 डिस्ट्रिक्ट 644 डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो मनरेगा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि आपने यहाँ पर मनरेगा के बारे में जान लिया। ठीक है, अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर जो है वो करने हैं। क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट टाइप ऑफ वर्क डज मनरेगा गारंटी फॉर रूरल हाउस। ठीक है, तो हमारे जो रूरल हाउस होल्ड है उसको मनरेगा किस तरह का काम जो है वो गारंटी करता है, किस तरह का काम उन्हें मिलता है। तो फटाफट से इसका आंसर बताइए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, किस तरह का काम आपको यहाँ पर मिलता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क ऐसा वर्क होता है जिसमें आपको कोई स्पेशल स्किल्स की जरूरत नहीं होती है, आप बहुत जल्दी काम को सीख जाते हैं। जैसे लेबर का काम हो गया, तो ऐसा काम जो है वो गारंटी प्रोवाइड करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर कंपनी में जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना देंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क की गारंटी यहाँ पर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटेड वेज एम्प्लॉयमेंट डज मनरेगा प्रोवाइड टू रूरल हाउस होल्ड इन फाइनेंशियल ईयर। तो कितने दिनों की गारंटी यहाँ पर दी जाती है काम की। तो देखो एक साल के अंदर कम से कम 100 दिनों का काम जो है वो दिया जाता है एक अडल्ट मेंबर को रूरल हाउस होल्ड के। यानी कि 100 दिन का काम उसे यहाँ पर मिनिमम जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कि पोटेंशियल चैलेंज फेस बाय मनरेगा है। तो मनरेगा इंप्लीमेंट तो कर दिया, तो मनरेगा को पर यहाँ पर एक पोटेंशियल चैलेंज भी फेस करना पड़ता है। वो पोटेंशियल चैलेंज क्या है, तो इसका आंसर है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ वुमन। वुमन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर कम है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो मनरेगा केस स्टडी है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो फटाफट से एक बार मुझे बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या है, डैश इज अ स्टेट और कंडीशन इन विच इंडिविजुअल अ ग्रुप ऑफ पीपल और कम्युनिटी lacks the financial resources required to meet their basic needs and maintain a minimum standard of living। ठीक है, तो एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर एक इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाए और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन कर पाए, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है पॉवर्टी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या फिर अफ्लुएंस। क्या लग रहा है क्या होगा करेक्ट आंसर, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन है पॉवर्टी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, गरीबी ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। गरीबी के अंदर किसी पर्सन के पास इतने भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो अपनी बेसिक नीड्स है उसको भी फुलफिल कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट डिफाइंस पॉवर्टी लाइन। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करती है, डिफाइन करती है। पहला, it is a specific income or consumption level that is used to define the minimum standard of living necessary to meet basic human needs। ठीक है, तो पॉवर्टी लाइन बेसिकली क्या है, एक स्पेसिफिक इनकम या फिर कंजम्पशन लेवल है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, यहाँ पर 5,000 एक एक एक्स कंट्री है, ठीक है, वहां पर एक इंडिविजुअल को 5,000 रुपए चाहिए होता है एक महीने के अंदर अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करके एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो 5,000 रुपए है, ये जो इनकम है या फिर कंजम्पशन लेवल है, इसी को हम क्या कहेंगे, पॉवर्टी लाइन जो है वो कहेंगे। इट सर्व्स एज अ बेंचमार्क टू डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल हाउस होल्ड और एंटायर पॉपुलेशन आर लिविंग इन पॉवर्टी। तो बेसिकली ये एक बेंचमार्क तरीके से काम करते हैं और इसका यूज करके हम डिटरमाइन कर सके कोई भी इंडिविजुअल या फिर हाउस होल्ड या फिर पॉपुलेशन का जो हिस्सा है वो पॉवर्टी के अंदर जी रहा है या फिर पॉवर्टी से बाहर है। जैसे अगर मान के चलो कोई इंडिविजुअल है उसके पास 4,000 रुपए है यानी कि 5,000 रुपए नहीं है, तो हम मानेंगे कि ये गरीबी के अंदर जी रहा है। और अगर 5,000 से ज्यादा है, जैसे 6,000 रुपए है, 5,000 रुपए, तो हम कहेंगे कि वो गरीबी से बाहर है, मतलब वो गरीब के अंदर जो है वो नहीं आता है। ठीक है, यानी कि अगर मिनिमम बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पा रहा है तो वो गरीब नहीं है, अगर नहीं कर पा रहा है तो वो गरीब है। The poverty line is established by government, international organization, researcher by considering factors such as cost of living, inflation and local economic condition। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है इसको कौन इस्टेब्लिश करता है, गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। कैसे करते हैं, तो बहुत सारे यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन और लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो इसके बेस पर वो पॉवर्टी लाइन को जो है डिटरमाइन करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर है। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
poverty line is typically set by government authorities or international organizations based on the cost of basic basket of goods or services that are considered essential for maintaining a minimum standard of living. Which of these are component of poverty line? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें गवर्नमेंट अथॉरिटीज की या फिर जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन कर रही होती है ना, तो वो बेसिकली क्या करती है, एक बेसिक बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करती है, जो कि जरूरी होती है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए। जैसे यहाँ पर कुछ हमने बास्केट बनाते गुड्स एंड सर्विसेज के, जैसे रोटी कपड़ा मकान, हमारे यहाँ पर एजुकेशन हेल्थ सर्विस, ठीक है। फिर इस बास्केट की कॉस्ट को कैलकुलेट किया कि इसकी कॉस्ट यहाँ पर कितनी रही है, फिर उसके बेसिस पे हम जो है पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन करते हैं। तो ये जो पॉवर्टी लाइन है जो हम डिटरमिनेशन कर रहे हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से, यानी किन चीजों से मिलकर पॉवर्टी लाइन जो है वो पूरी कंप्लीट बनती है। पहला आता है हमारा फूड कंपोनेंट। फूड कंपोनेंट के अंदर ये कंपोनेंट बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मिनिमम अमाउंट जो कि एक पर्सन को चाहिए होता है खाने को एक्वायर करने के लिए। यानी कि देखो, किसी भी पर्सन को एक दिन के अंदर न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, मिनिमम न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं, तो मिनिमम न्यूट्रिशन को एक्वायर करने के लिए जितना भी खाना है उसको खरीदने के लिए, उसको एक्वायर करने के लिए जो खर्च करना पड़ता है, वो हमारा फूड कंपोनेंट के अंदर जो है वो आता है। उसके बाद नॉर्मेटिव लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन नॉन एसेंशियल फूड आइटम। अब देखो, कुछ नॉन फूड आइटम्स भी यहाँ पर होते हैं, पर जरूरी होते हैं। खाना तो नहीं होता है, पर उसके बिना हम जी नहीं सकते। जैसे कि एग्जाम्पल के एजुकेशन, क्लोथिंग, हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, मतलब जी तो सकते हैं पर सही से नहीं जी सकते, गरीबी में रहना पड़ेगा अगर हमारे पास ये होता नहीं है। तो ये हमारा किसमें आएगा, इसके कंपोनेंट के अंदर आएगा। उसके बाद बिहेवियरली डिटरमाइन एक्सपेंडिचर ऑन अदर नॉन फूड आइटम। तो कुछ यहाँ पर हमारे बिहेवियर पे भी डिपेंड करता है। जैसे किसी चीज को कोई चीज पसंद आती है ना, जैसे उसको डेकोरेशन करना पसंद आता है, तो मिनिमम सी जो डेकोरेशन का सामान है वो भी वो इंक्रीज मतलब कि घर के अंदर लगाता है, तो उसके ऊपर भी से कुछ खर्च करना पड़ता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिससे मिलकर मिलकर हमारा जो पॉवर्टी लाइन है वो यहाँ पर बनता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश इज अ स्टैटिस्टिकल मेजर यूज्ड टू इंडिकेट द proportion or percentage of population living below the poverty line, and it is key indicator used to assess the extent of poverty within the specific region, country or population group। ठीक है, तो एक ऐसा स्टैटिस्टिकल मेजर जिसको यहाँ पर यूज किया जाता है ये जानने के लिए कि किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी ग्रुप के अंदर कितना हिस्सा पॉपुलेशन का जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है और कितना हिस्सा ऊपर है। पहला इन्फ्लेशन रेट, पॉवर्टी रेशियो, या फिर बोथ बी एंड सी। तो क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बोथ बी एंड सी इज अ करेक्ट आंसर। पॉवर्टी रेट और पॉवर्टी रेशियो ये हमारा करेक्ट आंसर है। जैसे एग्जाम्पल दे, मान के चलो एक एक्स कंट्री, वहां पर 10% लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो। इसका मतलब क्या हुआ कि हर 100 में से 10 लोग ऐसे हैं जो कि गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि गरीब। तो पॉवर्टी रेट, पॉवर्टी रेशियो इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ रूरल पॉवर्टी। इसमें से कौन सा हमारा कॉज होता है रूरल पॉवर्टी का? पहला एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, लिमिट एक्सेस टू एजुकेशन, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसमें से कौन सा हमारा यहाँ पर कॉज होता है रूरल पॉवर्टी का, वो आपने यहाँ पर बताना है। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर, या फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की बात करें, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की बात करें, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर डिपेंडेंस। ठीक है, तो अगर हम एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की बात करें तो मान के चलो कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है एक्स, सॉरी, तो देखो रूरल एरियाज के अंदर ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और एग्रीकल्चर काफी ज्यादा अनसर्टेन होती है, क्योंकि कभी बारिश हो गई, कभी बारिश नहीं हुई, कभी बारिश ज्यादा हो गई, कभी बहुत कम हुई, जिसकी वजह से फसलें जो है वो तबाह हो जाती हैं, जिससे जो किसान होते हैं या फिर जो रूरल कम्युनिटीज होती हैं वो उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है वो नहीं आ पाते हैं और वो गरीब रह जाते हैं। ठीक है, तो एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की वजह से भी रूरल पॉवर्टी जो है वो इंक्रीज होती है। उसके बाद है लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, जब यहाँ पर एजुकेशन को आपको कम से कम यहाँ पर एक्सेस जो है वो मिले। देखो, जब रूरल कम्युनिटीज के अंदर जो स्कूल्स हैं है तो हैं, पर हाई क्वालिटी के नहीं। ठीक है, बहुत दूर दूर यहाँ पे जो है वो जाना पड़ता है स्कूल्स में, जिसकी वजह से क्या होता है कि रूरल एरियाज के अंदर अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से रूरल कम्युनिटीज के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है रूरल
एरियाज की, उनके अंदर वो स्किल्स नहीं आ सकते कि वो हाई पेइंग जॉब्स को यहाँ पर जो है वो एक्वायर कर सके, और चाहते ना चाहते हुए उन्हें खेती बाड़ी के ऊपर जो है वो निर्भर रहना पड़ता है, या फिर जो मैनुअल वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, वो जो है वो करना पड़ता है। उसके बाद है इनएडिक्वेट हेल्थ केयर। हेल्थ केयर अच्छा नहीं है तो उनकी सेहत अच्छी नहीं है, सेहत अच्छी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, पैसा कम आएगा, और साथ के साथ हेल्थ सर्विसेज मतलब कि हेल्थ को ठीक कराने के लिए काफी खर्च भी करना पड़ेगा। उसके बाद लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो क्या होगा? देखो हमारा जो देश है, हमारा जो रूरल एरियाज है, वो गरीब क्यों है? क्योंकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वो दूसरे देश के जो बाकी हिस्से हैं उनके साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, जैसे सड़कें अच्छी नहीं है, या फिर सड़कें अच्छी हैं तो ट्रेन इतनी मतलब वहां पर नहीं चल रही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करना जरूरी है। तो ये सारे के सारे हमारे कॉजेस है रूरल पॉवर्टी के। अगर हम रूरल पॉवर्टी को कम करना चाहते हैं तो हमें इन सभी के ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर डिपेंडेंस को कम करनी पड़ेगी, एजुकेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, या फिर एग्रीकल्चर फैसिलिटीज अच्छी बनानी पड़ेगी, हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी देनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, हाउ डज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर अफेक्ट रूरल कम्युनिटीज। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, अगर वो सही नहीं है तो वो रूरल कम्युनिटीज के ऊपर कैसे इफेक्ट डालती है? पहला, इट improves economic activities and market access. It has no impact on quality of life in rural areas. It increases the agriculture productivity, या फिर it make it challenging to engage in economic activities and access to market। तो क्या लग रहा है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही ना हो तो उसकी वजह से रूरल कम्युनिटीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इट मेक्स इट चैलेंजिंग टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड एक्सेस टू मार्केट। मतलब कि मार्केट को एक्सेस नहीं कर पाते और वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर एंगेज भी नहीं हो पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सोल्यूशन कैन हेल्प रिड्यूस रूरल पॉवर्टी। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पे जो है सोल्यूशन है वो हेल्प करता है रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए? पहला, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, providing access to modern farming techniques and promoting sustainable agriculture can increase rural productivity and reduce poverty। बिल्कुल सही है, अगर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करते हो, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स प्रोवाइड करते हो किसानों को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हो, तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर अच्छी होगी और पॉवर्टी खत्म होगी। एक्सपैंडिंग एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि एजुकेशन को आपको ज्यादा से ज्यादा जो है वो एक्सपैंड करना है, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो प्रोवाइड करनी है, वोकेशनल ट्रेनिंग भी यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि इंडिविजुअल के पास वो स्किल्स आ जाए कि वो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज को जो है एक्वायर कर पाए। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करना, जैसे रोड्स बनानी है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ध्यान देना है, वाटर सप्लाई के ऊपर ध्यान देना है, कनेक्टिविटी इंक्रीज करनी है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे सोल्यूशन जो है वो रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करने में जो है वो हेल्प करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूं कि कल को, यानी कि 26 जुलाई को, 26 जुलाई को हमारी रूरल बैंकिंग की एक और मेगा क्लास जो है वो रहने वाली है, एक और मेगा क्लास जो है वो रहने वाली है। उसके अंदर क्या टॉपिक होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेड्यूल है रूरल बैंकिंग का, जो है मेड्यूल सी, हमारा जो मेड्यूल सी है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब क्या है, मॉड्यूल सी के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसके हम केस स्टडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो वो जो मेगा सेशन है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहने वाला है। तो इस मेगा सेशन को अटेंड करने के बाद अगर आप रूरल बैंकिंग की प्रिपरेशन इस तरीके से करना चाहते हो तो आपको उस सेशन को भी यहाँ पर जरूर जो है अटेंड करना है। तो डेट को यहाँ पर जरूर मार्क कर लीजिए, 26 जुलाई। और हमारी जो टाइमिंग रहेगी वो 6 PM से रहेगी। कितने बजे से? 6 PM से जो है हमारी क्लास जो है वो स्टार्ट होगी। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाएगी जैसे ही लाइव स्ट्रीमिंग जो है स्टार्ट होगी। इसके अलावा अगर आप IT एंड DB का, अगर आपका यहाँ पर जो है IT एंड DB इलेक्ट्रिक तो उसका भी मेगा सेशन यहाँ पर हमारा आज ही यहाँ पर होगा, यानी कि 25 जुलाई को यहाँ पर होगा, तो वो भी 6 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको उसे भी यहाँ पर जो है वो ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोच डिफाइंस द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन मिनिमम लेवल ऑफ एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स, मेंटेन अ सर्टेन standard of living, escape poverty. It includes both food and non-food expenditure. The threshold for poverty is determined by। ठीक है, देखो जो मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अप्रोच है इसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए कितना
खर्च हमें जो है वो करना पड़ता है। जैसे आपने डिसाइड किया कि एक्स कंट्री के अंदर अगर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हम मेंटेन करना चाहते हैं तो लगभग एक महीने के अंदर 5,000 रुपए हमें खर्च करना पड़ता है। तो ये जो 5,000 रुपए है ना, इसी को हम पॉवर्टी लाइन जो है वो मान लेते हैं, पॉवर्टी लाइन जो है वो मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे फूड एक्सपेंडिचर और जो नॉन फूड एक्सपेंडिचर है वो दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर हम मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर अप्रोच की बात करें तो इसके अंदर हम पॉवर्टी को कैसे यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले जो इनकम है पूरेस्ट हाउस होल्ड की, उसे हम कंपेयर करेंगे वेल्थिएस्ट हाउस होल्ड की इनकम के साथ, या फिर हम क्या करेंगे जो एवरेज इनकम है ऑल हाउस होल्ड की उन्हें हम कैलकुलेट करेंगे पूरी कंट्री के अंदर जो हाउस होल्ड है, या फिर जो हम क्या करेंगे एक स्पेसिफिक बास्केट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो कि बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, एस्टिमेट करेंगे और उससे पॉवर्टी लाइन डिटरमाइन कर लेंगे। या फिर एनालाइजिंग द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन अर्बन एरियाज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दिए कि इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी। आपने क्या करना है, जो बेसिक बास्केट है गुड्स और सर्विसेज की जो कि आपको जरूरी है एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए, उसकी कॉस्ट को आपको यहाँ पर एस्टिमेट जो है वो लगाना है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। क्लियर है आपको यहाँ तक, फटाफट से बता दें क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। तो हमने यहाँ पर बेसिकली रूरल बैंकिंग के जो मॉड्यूल भी है उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया। जैसे कि हमने क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है जो रूरल एरिया में फाइनेंस प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसकी रेगुलेशन कैसे की जाती है, कैसे वो काम करते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हमने जो एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज है उसको फाइनेंस कैसे प्रोवाइड किया था वो भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। तो हमने सारे ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के क्वेश्चन और केस स्टडीज को डिस्कस कर लिया है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और सेशन भी आपको अच्छा लगा हो। तो अगर आपको यहाँ पर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दें कि आपको यहाँ तक क्लियर जो है वो हो गया है, ठीक है। तो हम आप थोड़ी देर वेट करेंगे आपके रिप्लाई का। तो अगर थोड़ी देर में रिप्लाई नहीं आता है तो हम सेशन को यहाँ पर ओवर कर देंगे। तो फटाफट से चैट बॉक्स में आपसे मैसेज करके बता दीजिए कि क्या आपको यहाँ तक क्लियर, फटाफट से बता दीजिए ऑल इज क्लियर, फटाफट से बता दीजिए क्या आपको यहाँ तक क्लियर है। ओके तो लग रहा है कि आपको क्लियर हो गया है, डाउट कोई आया नहीं है। तो यहाँ पर आज के सेशन को जो है वो ओवर करते हैं। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।